एक लड़का जिसने जिंदगी से पूरी तरह हार मान ली थी, चुपचाप एक पुल के ऊपर खड़ा था और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने छलांग लगा दी। लेकिन अजीब बात यह थी कि वो मरा नहीं। जब उसने दोबारा अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को एक बेहद नरम बिस्तर पर लेटा हुआ पाया, एक ऐसे शानदार कमरे के अंदर जो किसी सामान्य बेडरूम से ज्यादा 7 स्टार होटल सूट जैसा लग रहा था। लड़का तुरंत झटके से उठकर बैठ गया। रुको, क्या? मुझे तो मर जाना चाहिए था। वो जल्दी जल्दी कमरे के चारों तरफ देखने लगा। महंगे फर्नीचर, विशाल खिड़कियों और शानदार सजावट को देखकर पूरी तरह भ्रमित हो गया। और तभी अचानक उसके दिमाग में बिजली सी कौंधी। क्या मैं सच में रीइंकार्नेट हो गया? वो अपनी पिछली दुख भरी जिंदगी के बारे में सोचने लगा। जब वो 12 साल का था, उसके पिता पहाड़ से गिरकर मर गए। 13 की उम्र में उसकी मां एक बैंक रॉबरी में फंस गई और कभी वापस नहीं आई। 14 साल की उम्र में उसके एक चाचा कार एक्सीडेंट में मर गए। 15 में उसकी आंटी पर सचमुच बिजली गिर गई थी। एक दूसरे चाचा का पूरा परिवार गैस पॉइजनिंग से मर गया। एक आंटी पॉइजनस पफर फिश खाने की वजह से मर गई और एक बदकिस्मत चाचा किसी तरह मेटेरॉइड के नीचे दबकर मर गए। इस पॉइंट तक आते आते ऐसा लग रहा था जैसे खुद रियलिटी ने उसकी पूरी ब्लड लाइन को मिटा दिया हो। तो फिर ईमानदारी से कहें तो जिंदा रहने का मतलब ही क्या था? इसीलिए आखिरकार उसने अपनी जिंदगी खुद खत्म करने का फैसला किया था। लेकिन अब वो फिर से जिंदा था। लड़का धीरे धीरे चलते हुए एक शीशे के सामने गया और उसमें दिख रहे चेहरे को घूरने लगा। जैसे ही उसने वो चेहरा देखा, उसकी आंखें फैल गईं। ओह नहीं, मैं इस आदमी को जानता हूं। जिस शरीर में उसका रीइंकार्नेशन हुआ था वो जोंग का था, जो पूरे देश के सबसे अमीर आदमी का बेटा था। मिलियनेयर नहीं, बिलियनेयर भी नहीं। बात हो रही थी बेहिसाब, पीढ़ियों तक चलने वाली, दुनिया हिला देने वाली दौलत की। इस आदमी के परिवार के पास ज्यादातर देशों से भी ज्यादा पैसा था और खुद जोंग लगभग परफेक्ट था। म्यूजिक मास्टर्ड, चेस एक्सपर्ट लेवल, कैलीग्राफी, पेंटिंग, बिजनेस, एकेडेमिक्स, वो हर चीज में सबसे आगे था। इस शरीर का असली मालिक तो 10 अलग अलग भाषाएं भी फर्राटे से बोल सकता था। क्योंकि एमसी को जॉयवोंग की सारी यादें विरासत में मिल गई थीं, उसे तुरंत एक डरावनी बात समझ आ गई। ये आदमी सच में एक जीनियस था। लेकिन तभी उसकी नजर एक बेहद मजेदार चीज पर पड़ी। इतनी सारी टैलेंट होने के बावजूद भी वो फिर भी सिंगल मर गया। असल में ओरिजिनल जोंग की एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। वो एक ऐसी लड़की के पीछे पागलों की तरह ऑब्सेस्ड था जिसे उसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। वो लड़का लगातार उसके पीछे पैसे उड़ाता रहता था, जबकि साफ दिख रहा था कि वो लड़की किसी और को पसंद करती है। एमसी ने तुरंत गहरी सांस छोड़ी। तो ये जीनियस प्यार के मामले में पूरी तरह बेवकूफ था। लेकिन इससे पहले कि वो और कुछ सोच पाता, डिंग, अचानक उसके सामने एक चमकती हुई स्क्रीन प्रकट हो गई। सिस्टम बाइंडिंग इन प्रोग्रेस। ये देखते ही उसकी आंखें चमक उठीं। नोवे, तो उन मनवा कहानियों में सच बताया जाता था। री इनकारनेट होने के बाद सच में सिस्टम मिलता है। उत्साहित होकर वो तुरंत पागलों जैसी पावर्स के बारे में सोचने लगा। क्या ये सिस्टम मुझे ओवरपावर्ड बना देगा? क्या मैं कोई अनबीटेबल कल्टीवेशन गॉड बन जाऊंगा? लेकिन तभी स्क्रीन के अंदर से एक छोटा सा तैरता हुआ स्पिरिट बाहर निकला और घबराने लगा। रुको रुको रुको, तुमने गलत समझ लिया। मुझे लगता है हमने तुम्हें गलत सिस्टम दे दिया है। स्पिरिट जल्दी जल्दी हवा में बटन दबाने लगा, जबकि झोंक उलझन में अपने चश्मे ठीक करने लगा। ये पहले से ही काफी सस्पिशियस लग रहा है। कुछ सेकंड बाद स्पिरिट ने गर्व से घोषणा की, हो गया, ये अल्टीमेट विलन सिस्टम है। जियोंग के चेहरे की सारी एक्साइटमेंट तुरंत गायब हो गई। मुझे नहीं चाहिए। स्पिरिट जमसा गया। है? मैंने कहा इसे वापस ले जाओ। छोटा स्पिरिट घबराकर उसे समझाने लगा। नहीं नहीं, ध्यान से सुनो। इस सिस्टम के साथ तुम प्रोटैगोनिस्ट की लक चुरा सकते हो, डिवाइन ट्रेजर्स पा सकते हो, पावरफुल स्किल्स, कल्चरेशन टेक्निक्स। लेकिन जोंग बस हंस पड़ा। ब्रो, मैं पहले से ही अमीर हूं। मैं किसी मेन कैरेक्टर से लड़कर अपनी जान क्यों जोखिम में डालूं? मैं आखिरकार अपनी दुख भरी जिंदगी से निकला हूं। अब मुझे सिर्फ शांति चाहिए। स्पिरिट का चेहरा ऐसा हो गया जैसे वो रोने वाला हो। लेकिन ये कल्चरेशन वर्ल्ड है। जल्द ही स्पिरिचुअल एनर्जी जागने वाली है। खतरनाक लोग तुम्हें निशाना बनाएंगे क्योंकि तुम अमीर हो और पावरलेस भी। जोंग ने आराम से स्पिरिट के माथे पर उंगली से टपली मारी। ये तो प्रोटैगोनिस्ट की प्रॉब्लम लगती है, मेरी नहीं। अगर कुछ खतरनाक हुआ तो मैं बस भाग जाऊंगा। स्पिरिट उसे पूरी डिसबिलीफ के साथ घूरने लगा। मुझे कैसा लेजी होस्ट मिला है। लेकिन इससे पहले कि बहस आगे बढ़ती, डिंग, स्टार्टर पैक एक्टिवेटेड, मास्टर लेवल कल्चरेशन इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली। अचानक जोंग के शरीर के चारों तरफ भयानक एनर्जी फट पड़ी। बिजली जैसी ऑरा उसके पूरे शरीर को घेरने लगी और उसकी ताकत पल भर में आसमान छूने लगी। जोंग ने अपने चमकते हाथों को देखा और मुस्कुराया। तो मुझे मुफ्त में ताकत मिल गई। नाइस। इसका मतलब अब मैं और भी आराम से जी सकता हूं। अगर कोई मुसीबत आई तो या तो उसे ओवर पावर कर दूंगा या भाग जाऊंगा। कोई भी मेरी लग्जरी लाइफ बर्बाद नहीं करेगा। उसी वक्त किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। एक मिडिल एज्ड बटर सम्मान के साथ अंदर आया। यंग मास्टर, आप जाग गए? क्या आज आप कंपनी जाएंगे या स्कूल? जोंग ने आलस से अंगड़ाई ली और मुस्कुराया। चलो स्कूल चलते हैं। मुझे पहले नॉर्मल बिहेव करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। वैसे भी कॉलेज क्लासेस आसान होती हैं। ज्यादातर में तो मैं सो भी सकता हूं। और सबसे जरूरी बात,
मुझे प्रोटोगोनिस्ट मेट से जितना दूर रह सकूं उतना रहना है। बटलर ने सम्मान से सिर झुकाया। समझ गया यंग मास्टर। फिर बूढ़ा आदमी मन ही मन सोचने लगा, तो यंग मास्टर ने अभी तक मिस चालू को छोड़ा नहीं है। असल में चालू वही लड़की थी जिसके पीछे जू योंग पागलों की तरह ऑब्सेस्ड था। तभी योंग ने एक और बात जोड़ दी। ओह, और अंकल यान, आज सब कुछ लो की रखना। कोई पागलों वाली सुपर कार मत लाना, मुझे बेकार का अटेंशन नहीं चाहिए। अंकल यान आत्मविश्वास से मुस्कुराए। चिंता मत कीजिए यंग मास्टर, मैंने कुछ सिंपल तैयार किया है। कुछ ही पल बाद जोंग बाहर निकला और उसी क्षण उसे उस पर भरोसा करने का पछतावा हो गया। मैंशन के सामने एक बेहिसाब महंगी लग्जरी कार खड़ी थी जिसकी कीमत पूरे अपार्टमेंट बिल्डिंग से भी ज्यादा थी। जुओंग उसे डिसबिलीफ के साथ घूरने लगा। यह तुम्हारे हिसाब से नॉर्मल है? अंकल यान ने आराम से कार का दरवाजा खोला। तकनीकी रूप से देखें तो यह हमारी सबसे सस्ती कार है। जुओंग ने तुरंत अपना माथा पकड़ लिया। अमीर लोग सच में डरावने होते हैं। फिर भी वो कार में बैठ गया और स्कूल की तरफ निकल पड़ा। जहां जहां वो कार गुजरती लोग रुककर देखने लगते। ये किसकी कार है? कौन सा बिलियनियर इसे ऑन करता है? उधर झोंग आराम से बैक सीट में बैठा हुआ था। लोग हमेशा मॉर्निंग ट्रैफिक की शिकायत करते रहते हैं। शायद अमीर लोग सच में अलग दुनिया में जीते हैं। अचानक छोटा सिस्टम स्पिरिट फिर से प्रकट हुआ। होस्ट, प्लीज मुझसे बात करो। लेकिन झोंक ने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। कुछ मिनट बाद आखिरकार आगे ट्रैफिक दिखाई देने लगा। जैसे ही झोंक ने जाम देखा वो तुरंत कार से उतर गया। अंकल यान, आप वापस घर जाइए। स्कूल यहां से काफी पास है, मैं यहां से पैदल चला जाऊंगा। और हां, थोड़ी एक्सरसाइज शायद हेल्दी भी होगी। जब वो शहर की सड़कों से गुजर रहा था, जू योंग हल्का सा मुस्कुराया। मेरी पुरानी जिंदगी सिर्फ दर्द और तकलीफ थी, लेकिन अब मैं अमीर हूं, मैं ताकतवर हूं और पहली बार मैं सच में आजीवाद हूं। जिंदगी का मजा अवसर लेने के लिए ही तो होती है। लेकिन तभी उसकी नजर पास में किसी पर पड़ी। कीचड़ से सनी हुई एक लड़की नदी के किनारे अकेले बैठी रो रही थी। सब मुझसे नफरत क्यों करते हैं? मैंने आखिर ऐसा क्या गलत किया? उसी समय वहां से बहुत दूर एक दूसरा युवक अचानक झटके से अपनी आंखें खोल बैठा। मुझे तो लगा था मैं मर गया। उसने जल्दी जल्दी अपने आसपास देखा और फिर अपना फोन निकाल लिया। जैसे ही उसने तारीख देखी, उसका चेहरा पीला पड़ गया। नोवे, ये 30 साल पहले का समय है। मैं सच में टाइम में वापस आ गया। फिर अचानक उसकी आंखों में घबराहट भर गई। रुको, आज की तारीख? मेरी छोटी बहन। एक भी सेकंड बर्बाद किए बिना वो पूरी ताकत से आगे दौड़ पड़ा। प्लीज सेफ रहना, तुम्हारा बड़ा भाई वापस आ रहा है। दृश्य वापस जू योंग की तरफ कट होता है, जो चुपचाप नदी के किनारे रो रही लड़की के पास जाकर बैठ जाता है। तुम ठीक हो? उसने कैजुअली पूछा। कोई तुम्हें बुली कर रहा है? मुझे बताओ कौन है, मैं संभाल लूंगा। लेकिन लड़की बस सिर झुकाकर ना में हिला देती है। कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। सब मुझसे नफरत करते हैं। मैं जहां भी जाती हूं लोग मुझे कचरे की तरह ट्रीट करते हैं। मेरा पूरा एग्जिस्टेंस ही एक गलती जैसा लगता है। झोंक कुछ पल उसे घूरता रहा, फिर अचानक उसे कुछ समझ आया। रुको, तुम नदी में कूदने वाली थी, है ना? लड़की चुप रही और तभी यह बेवकूफ इंसानी इतिहास की सबसे खराब मोटिवेशनल स्पीच देना शुरू कर देता है। ध्यान से सुनो, डूबकर मरना बहुत बुरा तरीका है। तुम्हारा शरीर फूल जाता है और गुब्बारे की तरह पानी में तैरता रहता है। सच कहूं तो बहुत अगे लगता है। और सबसे पागलपन वाली बात, शायद तुम्हारी बॉडी पूरे एक दिन तक सरफेस पर भी ना आए। तो जरा इमेजिन करो, बाद में सब लोग तुम्हें पानी में तैरता हुआ देखें। जोंग एक सेकंड के लिए रुका। असल में अगर तुम्हें सच में अटेंशन चाहिए था तो प्रिंसिपल की बिल्डिंग से कूदना शायद ज्यादा बड़ी हेडलाइंस बनाता। ब्रो, तुम आखिर बोल क्या रहे हो? यहां तक कि लड़की भी रोना बंद करके उसे घूरने लगी। क्या तुम मेंटली ठीक हो? जुआंग को तुरंत एहसास हो गया कि उसने पूरी तरह गड़बड़ कर दी है। हाँ, ठीक है, मैंने अभी जो कुछ कहा उसे भूल जाओ। अजीब माहौल को ठीक करने के लिए उसने एक चॉकलेट बार निकाला और उसकी तरफ बढ़ा दिया। मेरा नाम जुआंग है। अगर तुम्हें कभी मदद चाहिए हो तो मैं आसपास ही हूं। लड़की ने धीरे से चॉकलेट ले ली और हल्की सी मुस्कान दी। थैंक यू। मेरा नाम ल्यू है, मैं स्पेशल फ्रेशमैन क्लास से हूं। यह सुनते ही जू योंग तुरंत पूरी सिचुएशन समझ गया। स्पेशल क्लास अमीर एलीट्स और पावरफुल फैमिलीज के जीनियस स्टूडेंट्स से भरी हुई थी। ल्यू साफ तौर पर फाइनेंशियली वहां बिलोंग नहीं करती थी। जोंग ने अपनी आंखें हल्की सी सिकोड़ लीं। मुझे अंदाजा लगाने दो, तुम्हारी क्लास के स्टूडेंट्स ही तुम्हें बली करते हैं, है ना? ल्यू चुपचाप सिर हिला देती है। मेरा परिवार गरीब है। मुझे स्कूल में सिर्फ अपने ग्रेड्स की वजह से एडमिशन मिला, इसीलिए वो लोग मुझसे नफरत करते हैं। सब कुछ बताते हुए उसका शरीर कांपने लगा। वो मेरा होमवर्क फाड़ देते हैं,
मुझे मारते हैं, सबके सामने घुटनों पर बैठने को मजबूर करते हैं और फिर मुझ पर हंसते हैं। मेरे पीछे रूमर्स फैलाते हैं, मुझे ट्रैश कहते हैं। आखिर तक पहुंचते पहुंचते उसके चेहरे पर फिर से आंसू बहने लगे और रीइंकार्नेट होने के बाद पहली बार जोंग सच में गुस्सा हो गया। उसका चेहरा तुरंत बर्फ जैसा ठंडा हो गया। इन लोगों की इतनी हिम्मत! अचानक उसने लियू की कलाई पकड़ ली और खड़ा हो गया। चलो, हम अभी तुम्हारी क्लासरूम जा रहे हैं, ये सब यहीं खत्म करेंगे। लियू तुरंत घबरा गई। नहीं, प्लीज मत जाइए, उनके फैमिलीज बहुत पावरफुल हैं। लेकिन वो एक छोटी सी बात भूल गई थी। उसके बगल में खड़ा आदमी पूरे देश के सबसे डरावने परिवार से था। जोंग आत्मविश्वास से मुस्कुराया। ध्यान से सुनो, आज से मैं तुम्हारा बॉस हूं। तो अब देखते हैं असल में किसका फैमिली ज्यादा स्ट्रांग है। जब वो क्लासरूम की तरफ बढ़ रहे थे, जोंग मन ही मन सोच रहा था, मैं मेन प्रोटैगोनिस्ट से तो हर हाल में दूर रहूंगा, लेकिन कुछ बिगड़े हुए रिच किड्स को संभालना, हाँ, वो मैं कर सकता हूं। क्लासरूम हमेशा की तरह शोर से भरी हुई थी। स्टूडेंट्स हंस रहे थे, बातें कर रहे थे और बिना किसी परवाह के कमजोर क्लासमेट्स को ओपनली बली कर रहे थे। तभी बैंग! जू योंग ने इतनी ताकत से क्लासरूम का दरवाजा बना लात मारकर खोला कि पूरा कमरा हिल गया। सारे स्टूडेंट्स तुरंत उसकी तरफ देखने लगे। जोंग शांति से अंदर चला आया जबकि लिनियो उसके पीछे खड़ी थी। एक लड़की तुरंत खड़ी हो गई। साफ था कि वही बलीज की लीडर थी। उसने हाथ बांधकर ताना मारते हुए मैं मुस्कुराया। अरे वाह, देखो कौन वापस आ गया। और ये लड़का कौन है? आखिरकार तुम्हें खुद को बचाने के लिए कोई मिल ही गया। बाकी स्टूडेंट्स घबराकर फुसफुसाने लगे। ओ नहीं, अब तो शिनली मामला और खराब कर देगी। उधर लिन यू पूरी तरह डर चुकी थी। ब्रोदर जोंग मेरी वजह से इस सब में फंस जाएंगे। लेकिन जोंग शांत स्वर में उसकी तरफ झुककर बोला, ऐसे लोग जितना ज्यादा टॉलरेट करो उतने ही बदतर होते जाते हैं। अगर कोई तुम्हें बली करे तो वापस लड़ो। बहुत लंबे समय बाद पहली बार लिनू को लगा कि कोई सच में उसके लिए खड़ा हुआ है। उधर जोंग सीधे बली लड़की के सामने जाकर रुक गया। तो यहां की बॉस तुम हो? लियू को बुली करना तुमने शुरू किया था, है ना? लड़की ने घमंड से अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई। हाँ, मैंने ही किया था। मेरा नाम शिनली है। और तुम इसके बारे में आखिर कर क्या लोगे? तुम्हें पता भी है मेरा कजिन कौन है? उसके बाद पूरी करने से पहले ही स्मैक! जुआंग ने उसे इतना जोरदार थप्पड़ मारा कि वो सीधे फर्श पर जा गिरी। पूरी क्लासरूम जम गई। जुआंग ठंडी नजरों से उसे नीचे देखते हुए बोला, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा कजन एम्परर ही क्यों ना हो, अगर तुम लोगों को बली करोगी तुम मार खाओगी। शिनली डिसबिलीफ में अपना गाल पकड़कर गुस्से से चिल्लाई, तुम्हारी इतनी हिम्मत? मेरा कजन चालू है, वो पूरे देश के सबसे अमीर परिवार के करीब है, वो जू फैमिली के हेयर के करीब है। जैसे ही जू योंग ने चोलू का नाम सुना, इस शरीर के ओरिजिनल ओनर की यादें उसके दिमाग में चमक उठीं। ओह सही, वही इरिटेटिंग लड़की जिसके पीछे पुराना जू योंग पागल था। उधर शिनली ने उसकी चुप्पी को डर समझ लिया। वो तुरंत घमंड से वापस खड़ी हो गई। लगता है अब तुम्हें समझ आ गया कि तुमने किससे पंगा लिया है। अब घुटनों पर बैठो और माफी मांगो, वरना मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। स्मैक! जुआंग ने उसे फिर थप्पड़ मार दिया, इस बार पहले से भी ज्यादा जोर से। पूरी क्लास एकदम खामोश हो गई। जुआंग ने धीरे से अपना फोन निकाला और अपना सोशल मीडिया प्रोफाइल खोल लिया। फिर उसने वो स्क्रीन सीधे उसके चेहरे के सामने कर दी। अपनी आंखें खोलो और ध्यान से देखो मैं कौन हूं। जैसे ही शिनली ने उसका प्रोफाइल देखा, उसकी तो जैसे आत्मा ही शरीर छोड़कर निकल गई। तुम जोंग हो? उसकी पूरी पर्सनैलिटी पल भर में बदल गई। वो तुरंत घबराई हुई मुस्कान के साथ बोली, ओह, तो आप वही जोंग हैं। मेरी कजन शाओलू आपको जानती है, हम तो प्रैक्टिकली फैमिली हुए। स्मैक! तीसरा थप्पड़। जुआंग अब उसकी बकवास से पूरी तरह तंग आ चुका था। बात करना बंद करो और खुद को कभी भी मेरा फैमिली मत कहना। और जहां तक चालू की बात है, अब मुझे उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। पूरी क्लासरूम तुरंत पैनिक में फट पड़ी। रुको, वो जू फैमिली? पूरे देश का सबसे अमीर परिवार? हम तो बर्बाद हो गए। उसी समय टीचर भी कमरे में आ गया, पूरे हंगामे को देखकर उलझन में। तुम आखिर हो कौन? जुओंग शांति से उसकी तरफ मुड़ा। सच में जानना चाहते हो? मैं जुओंग हूं, जाकर मेरा नाम सर्च करो। फिर उसका चेहरा गंभीर हो गया। अब इस मामले को ठीक से निपटाते हैं। उसने कमरे में मौजूद हर स्टूडेंट की तरफ देखा। जाकर अपने पेरेंट्स से कहो कि आज रात मेरे घर आएं। हम लेनो के साथ तुम लोगों ने जो किया है उस पर बात करेंगे। और अगर कोई आने का फैसला नहीं करता, वो हल्का सा मुस्कुराया, तो मुझे यकीन है तुम कंसिक्वेंसेस समझते हो। स्टूडेंट्स तुरंत घबराने लगे। एक लड़का तो लगभग गिर ही पड़ा। मेरे डैड की कंपनी खत्म हो जाएगी।
एक दूसरी लड़की घुटनों पर गिर गई। अगर मुझे पता होता कि लिनू के पीछे ऐसा बैकिंग है तो मैं उसे कभी हाथ भी नहीं लगाती। फिर जुयोंग ने धीरे से लियू के सिर पर हाथ रखा। ध्यान से सुनो, अब से लियू मेरी लिटिल सिस्टर है, और अगर किसी ने उसे दोबारा छुआ, उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी हो गईं, तो मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। पूरी क्लासरूम मौत जैसी खामोशी में डूब गई। सब लोग लियू को ऐसे देखने लगे जैसे वो अचानक स्कूल की सबसे खतरनाक इंसान बन गई हो। तभी अचानक क्लासरूम का दरवाजा फिर से जोर से खुला। एक युवक हांफते हुए अंदर दौड़कर आया। वही आदमी जो पहले 30 साल पीछे टाइम ट्रैवल करके जागा था। जैसे ही उसने लियू को देखा, उसके चेहरे पर राहत छा गई। वो तुरंत उसके पास भागा और उसके कंधे पकड़ लिए। लियू, तुम ठीक हो? उन्होंने तुम्हें चोट तो नहीं पहुंचाई? अपने भाई को देखते ही लियू का चेहरा चमक उठा और वो तुरंत उसके पास दौड़ गई। ब्रोदर, आप यहां क्या कर रहे हैं? उसके बड़े भाई ने उसे कसकर गले लगा लिया और गर्मजोशी से मुस्कुराया। तुम्हारा बड़ा भाई आखिरकार वापस आ गया। तुम्हें देखकर मुझे सच में बहुत खुशी हो रही है। लेकिन अंदर ही अंदर लियू का भाई भावनाओं से कांप रहा था। भगवान का शुक्र है कि लिनू ठीक है। मेरी पिछली जिंदगी में उसने पानी में कूदकर अपनी जान ले ली थी, और उसके बाद मैं पूरी तरह पागल हो गया था। मैंने सबसे बदला लेने की कोशिश की थी, लेकिन आखिर में मुझे गोली मार दी गई और मैं मर गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं टाइम में वापस चला जाऊंगा। यह सच में अविश्वसनीय है। तभी अचानक जुआंग के सिस्टम में एक नोटिफिकेशन उभरता है। एपिक लेवल मेन कैरेक्टर हैज बीन डिटेक्टेड। सिस्टम स्पिरिट तुरंत उसके सामने प्रकट हो जाता है। होस्ट, मैं कैरेक्टर को अपने नीचे कुचल दो और उसकी सारी लक चुरा लो। इस मौके को हाथ से मत जाने दो। तुम्हें दोबारा ऐसा चांस कभी नहीं मिलेगा। जुयांग शौक से लगभग घुटने लगता है। नो फ्रीकिंग वे, एक रैंडम लड़की का भाई मैं कैरेक्टर है? और सीरियसली मेरी लक इतनी खराब है? लिटरली मेरा पहला ही दिन है और मैं पहले ही एक एमसी से टकरा गया। तीनों साथ में स्कूल से बाहर निकलते हैं। लिन यू अपने भाई को जॉय यांग से मिलवाती है। ब्रदर, ये जॉय यांग है। लिनफुंग विनम्रता से हाथ जोड़ता है। मेरी बहन की मदद करने के लिए धन्यवाद। मैं सच में इसकी कदर करता हूं। अगर आपको कभी किसी चीज की जरूरत हो तो बस मुझे बता दीजिए। उधर जॉय यांग धीरे से अपने सिस्टम स्पिरिट से पूछता है, ओए किड, मुझे बता, लिनफेंग किस तरह का मेन कैरेक्टर है? स्पिरिट मुस्कुराता है। वो आगे चलकर एम्परर बनेगा, और बेहद खतरनाक ताकतवर एम्परर। जोयांग की तो जैसे आत्मा ही शरीर छोड़ देती है। हेल नो, मैं इन लोगों के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ने वाला। और ये कहते ही वो अचानक पलटता है और पूरी स्पीड से भागना शुरू कर देता है। सिस्टम स्पिरिट का दिमाग ही खराब हो जाता है। होस्ट, भागना बंद करो। तुम भाग क्यों रहे हो? वो अभी सिर्फ एक नॉर्मल लड़का है। जाओ उससे लड़ो, वापस आओ और उसे पीटो। तुम इतनी तेज क्यों भाग रहे हो? लिन फोंग दूर भागते हुए जॉयंग को देखकर उलझन में पलकें झपकाता है। उसे क्या हो गया? वो अचानक भाग क्यों गया? क्या मेरा चेहरा इतना डरावना है? लिन्यू सिर तिरछा करती है। मुझे नहीं पता। ब्रदर जॉइंग तो एक सेकंड पहले बिल्कुल नॉर्मल थे। अचानक लिनफंग को कुछ अजीब महसूस होता है। उसकी आंखों के सामने एक चमकती हुई स्क्रीन प्रकट होती है। A joint protection system is now binding itself to the host. This system has only one purpose. Protection joint. The better you protect him, the greater your rewards will be. Newbie gift pack unlocked. Congratulations, host. Grandmaster power has been activated. जैसे ही सिस्टम बोलना खत्म करता है, लिनफोंग के शरीर के चारों तरफ चमकदार ऑरा फूट पड़ती है। एनर्जी उसके अंदर बहने लगती है और पल भर में उसकी ताकत बढ़ने लगती है। लिन फेंग डिसबिलीफ के साथ सिस्टम को घूरता है। स्टार कॉन्टिनेंट पर पिछले 3000 सालों से कोई सिस्टम प्रकट नहीं हुआ, और अब मुझे सच में एक मिल गया। ए जॉइंग प्रोटेक्शन सिस्टम। मुझे जॉय यांग को प्रोटेक्ट करना है। क्या इस सिस्टम ने उसके साथ कोई सीक्रेट डील वगैरह किया है? सीन फिर जॉय यांग की तरफ शिफ्ट होती है, जो सड़क पर घूम रहा है जबकि उसका सिस्टम स्पिरिट लगातार उसका दिमाग खा रहा है। क्या कर रहे हो? तो जा होस्ट, जाओ उससे लड़ो। आखिर तुम डर किस बात से रहे हो? जोयांग चिढ़कर सांस छोड़ता है। जरा शांत हो जाओगे? हर मेन कैरेक्टर से तुम्हारी पर्सनल दुश्मनी क्यों है? कुछ देर बाद जोयांग एक फूड स्टॉल के सामने रुक जाता है। बॉस, एक ग्रिल्ड सॉसेस देना, एक्स्ट्रा स्पाइसी बनाना और सॉस में डुबो देना। शॉप ओनर आत्मविश्वास से सिर हिलाता है। ठीक है, 1 मिनट। इंतजार करते हुए जोयांग कैजुअली अपने सिस्टम स्पिरिट से बात करता है। हर मेन कैरेक्टर अच्छा इंसान नहीं होता। अगर वो सेल्फिश निकला तो ठीक है, मैं उससे लड़ लूंगा, लेकिन हमें दिमाग इस्तेमाल करना होगा। मैं हर एमसी को देखते ही अटैक नहीं कर सकता। अगर मैं मर गया तो? वो सिर हिलाता है। सच में यह सबसे पागल सिस्टम है जो मैंने कभी देखा है। आखिरकार स्पिरिट हार मान लेता है। ठीक है,
होस्ट, तुम जीत गए। कुछ सेकंड बाद जॉय को उसका एक्स्ट्रा स्पाइसी सॉसेज मिल जाता है और वो खुशी खुशी खाते हुए वहां से निकल जाता है। मन ही मन वो धीरे से कहता है, अपनी पिछली जिंदगी में मुझे कभी कॉलेज जाने का मौका नहीं मिला। इस बार अगर मैं हर एग्जाम में फेल भी हो जाऊं तब भी मैं कॉलेज जरूर जाऊंगा। सीन फिर जॉय यांग के यूनिवर्सिटी पहुंचने पर शिफ्ट होती है। कैंपस हर तरफ स्टूडेंट से भरा हुआ था। जॉय यांग चमकती आंखों से चारों तरफ देखने लगा। तो टॉप कॉलेज ऐसा दिखता है, मेरी कॉलेज लाइफ तो कमाल की होने वाली है। लेकिन तभी एक लड़की उसे देखकर तुरंत इरिटेटेड हो जाती है। ये फिर मुझे परेशान करने आ गया। और वो लड़की निकलती है चालू, वही लड़की जिसके पीछे जॉइंग के शरीर का ओरिजिनल ऑनर पूरे 3 सालों से पागल था। वो एक हैंडसम लड़के के साथ खड़ी थी। चालू हाथ बांधकर ठंडे स्वर में बोलती है, मैं तुम्हें कई बार बता चुकी हूं जॉइंग, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। जोंग उसे देखते ही मन में सोचता है, तो ये है वो लड़की जिसके लिए ओरिजिनल ओनर पागल था। सच कहूं तो अगर इसके लुक्स हटा दो तो इसकी पर्सनालिटी बहुत खराब है। क्या वो आदमी अंधा था? तभी सिस्टम नोटिफिकेशन फिर से प्रकट होती है, अ रेयर मेन कैरेक्टर हैज बीन डिटेक्टेड। सिस्टम स्पिरिट तुरंत दोबारा बाहर आ जाता है। होस्ट, इस मौके को हाथ से मत जाने दो। और वो रेयर मेन कैरेक्टर निकलता है चलो के बगल में खड़ा हैंडसम लड़का। जॉइंग उसे हैरानी से घूरता है, तो ये लड़का भी एक मेन कैरेक्टर है? वो स्पिरिट से पूछता है, ये रेयर मेन कैरेक्टर आखिर होता क्या है? क्या ये किसी तरह का रैंकिंग सिस्टम है? स्पिरिट गर्व से समझाता है, मेन कैरेक्टर्स की रैंक्स होती हैं, नॉर्मल से शुरू होकर रेयर, फिर एलीट, एपिक, लेजेंडरी और मिथ तक। कुल 6 रैंक्स हैं। हर लेवल पिछले वाले से कई गुना ज्यादा ताकतवर होता है। रेयर क्लास मतलब फाउंडेशन टीयर, एलीट टीयर मतलब स्पिरिट डिवीजन, लेजेंडरी टीयर मतलब ह्यूमन इमॉर्टल, एपिक टीयर मतलब गोल्डन इमॉर्टल और मिथ लेवल तुम्हें इमॉर्टल एम्परर बना देता है। उधर चलो सीधे जॉय यांग के सामने आकर खड़ी हो जाती है। जॉय यांग, तुम आखिर मेरा पीछा करना कब बंद करोगे? सिर्फ इसके बारे में सोचकर ही मुझे घिन आती है। आसपास के स्टूडेंट्स तुरंत गॉसिप करने लगते हैं। जॉय यांग फिर से चलो के पीछे पड़ा हुआ है। वो पिछले 3 साल से उसके पीछे ऑब्सेस्ड है। एक दूसरा लड़का सांस छोड़ते हुए कहता है, हाँ, लेकिन उसने कभी उसे अटेंशन नहीं दिया, जबकि उसने उसके लिए इतना कुछ किया। सच कहूं तो आज उसकी फैमिली के पास जो कुछ भी है वो सिर्फ जॉय यांग की वजह से है। तभी एक लड़की जल्दी से फुसफुसाती है, ऐसी बातें जोर से मत बोलो, अगर चालू ने सुन लिया तो तुम मारे जाओगे। उधर जॉय लगातार चालू के बगल में खड़े हैंडसम लड़के को घूर रहा था। तो ये है रेयर मेन कैरेक्टर। इसकी पावर सच में इतनी बुरी नहीं है। ये पहले ही इननेट लेवल तक पहुंच चुका है। क्योंकि जॉय लगातार उस लड़के को देख रहा था, चालू तुरंत डिफेंसिव हो गई। तुम लियोन को क्यों घूर रहे हो? तभी पहली बार हमें उस प्रिटी बॉय का नाम पता चलता है, लियोन। चलो गुस्से से जॉय यांग की तरफ उंगली दिखाती है, मैं तुम्हें अभी वार्निंग दे रही हूं, उसके पास जाने की कोशिश भी मत करना। क्या अब तुम उसे भी परेशान करने वाले हो? जॉय यांग भौं उठाता है, मैं उसे परेशान क्यों करूंगा? फिर उसे अचानक कुछ याद आता है, ओह सही, इस शरीर का ओरिजिनल ओनर तो इसे हमेशा बुली करता था। वो मन ही मन सोचता है, सच कहूं तो उसकी पसंद काफी अच्छी थी, और अब जब मैं उसका शरीर इस्तेमाल कर रहा हूं तो शायद मुझे थोड़ा बहुत असली जॉय यांग जैसा एक्ट करना चाहिए। मैं वैसे भी पहले शेमलेस हुआ करता था, लेकिन एक बार किसी मेन कैरेक्टर के खिलाफ गया तो फिर वापस लौटने का रास्ता नहीं रहेगा। जो यांग शांति से चालू की तरफ देखता है और कहता है, रिलैक्स, मैं बस तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं, आज से मैं तुम्हारे पीछे भागना बंद कर रहा हूं। अब हम प्रैक्टिकली अजनबी हैं, मैं तुम्हें अब जानता तक नहीं। शालू पूरी तरह जम जाती है, रुको, क्या तुम सच बोल रहे हो? अंदर ही अंदर वो पैनिक करने लगती है, ये सच में मेरा पीछा करना छोड़ देगा? ये लड़का तो हर समय मेरे पीछे चिपका रहता था, क्या आज इसने कुछ अजीब खा लिया है? जोयांग आराम से मुस्कुराता है और सीधे चैनलू की तरफ देखता है, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो, मैं सच में तुम्हारा पीछा करना छोड़ चुका हूं। एक बार मैं जो कह देता हूं उस पर कायम रहता हूं। तुम अपनी राह जाओ, मैं अपनी। चैनलू हाथ बांधकर हल्का सा हंसती है, ठीक है, इस बार मैं तुम पर विश्वास कर लेती हूं। लेकिन उसके मुड़कर जाने से पहले ही जॉय यांग उसे फिर रोक देता है। ओह, और एक बात, उसका चेहरा तुरंत ठंडा हो जाता है। चूंकि अब तुम मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, तो वो सब वापस कर दो जो मैंने तुम्हें दिया था। माहौल तुरंत बदल जाता है। तुम्हारी कमजोर चैन फैमिली सिर्फ मेरी सपोर्ट की वजह से बची हुई थी। तुमने मेरे पैसों से खाया, मेरे गिफ्ट्स लिए और मेरे नाम से मिलने वाले सारे फायदे उठाए। फिर वो हल्का सा स्मर्क करता है, अब सब वापस करने का समय आ गया है। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकलते हैं, चैनलू का चेहरा काला पड़ जाता है। तो तुम अब भी वही पैथेटिक लूजर हो जॉय यांग, वो गुस्से से बोलती है। सिर्फ लूजर्स गिफ्ट्स वापस मांगते हैं,
क्या तुम सच में आदमी हो भी? जॉय यांग बिल्कुल बेपरवाह होकर अपना कोट ठीक करता है। रिश्ता खत्म करने वाली तुम हो, मैं तो बस वो वापस ले रहा हूं जो मेरा है। वो कंधे उचकाता है। इसमें गलत क्या है? आसपास खड़े स्टूडेंट सब कुछ सुनकर तुरंत गॉसिप करने लगते हैं। रुको, क्या जॉयंग सच में चैनलू का पीछा छोड़ने वाला है? यह तो बहुत बड़ा प्लॉट ट्विस्ट है। एक दूसरा लड़का धीरे से हंसता है। अगर जू फैमिली ने चैन फैमिली को सपोर्ट करना बंद कर दिया तो उनका काम तमाम है। तभी एक स्टूडेंट तुरंत अपना फोन निकाल लेता है। गाइज, अभी कॉलेज में कुछ पागलपन वाला हो रहा है, मिलते ही सब बताऊंगा। उसी समय लीन अचानक किसी हीरोइक प्रोटोगोनिस्ट की तरह चैनलू के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो गुस्से से जॉय यांग को घूरता है। तो तुम एक लड़की के साथ ऐसा बर्ताव करते हो? फिर वो आक्रामक तरीके से उंगली दिखाता है। इतना सब करने के बाद भी तुम खुद को आदमी कहते हो? अगर हिम्मत है तो मुझसे लड़ो। लेकिन अंदर ही अंदर लीन पैनिक कर रहा था। अगर जोआंग ने चेनलू से रिश्ता तोड़ दिया तो बाद में मैं उसकी फैमिली से फायदा कैसे उठाऊंगा? मैं उसे यहां जीतने नहीं दे सकता। लीन नाटकीय अंदाज में अपनी स्पिरिचुअल प्रेशर छोड़ता है। आसपास के स्टूडेंट्स तुरंत टेंशन महसूस करने लगते हैं। लेकिन जॉय यांग अंदर ही अंदर लगभग हंस पड़ता है। इतनी सी ताकत, और यह आदमी इतना टफ बनने की कोशिश कर रहा है? तभी बूम, जॉय यांग आराम से अपनी ऑरा छोड़ता है। सिर्फ प्रेशर ही लीन को पीछे लड़खड़ा देता है। वो मुश्किल से खुद को गिरने से बचा पाता है। जॉय यांग उसे पूरी बेइज्जती भरी नजरों से देखता है। तुम खुद को समझते क्या हो? उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं। तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरे लेवल पर हो? लीन का चेहरा तुरंत बदल जाता है। यह कैसे हो सकता है? उसकी यादों में जोयांग सिर्फ एक स्पॉइल्ड रिच किड था जो किसी पावरफुल सेकंड जनरेशन फैमिली से था। वो अचानक इतना स्ट्रांग कैसे हो गया? उसी पल डिंग, जोयांग के सिस्टम में एक नोटिफिकेशन उभरती है। कंग्रेचुलेशंस होस्ट, यू हैव सप्रेस्ड अ चोजन वन। मेन कैरेक्टर डोमिनेशन सक्सेसफुल। लक पॉइंट्स इंक्रीज्ड बाय 300। जोयांग को सिस्टम की बातों पर लगभग हंसी आ जाती है। सबने देखा है कि मैं पहले चेनलू के साथ कितना अच्छा व्यवहार करता था। वो कहता है, सिर्फ इसलिए कि मैंने उसका पीछा करना छोड़ दिया, इसका मतलब यह नहीं कि मैं उसे बली कर रहा हूं। फिर वो लीन की तरफ देखता है। ध्यान से सुनो, सड़क पर रहने वाले लोग भी जानते हैं कि अगर कोई इंसान सालों तक तुम्हारे लिए मेहनत करे और तुम्हें सपोर्ट दे तो उसका एहसान लौटाना चाहिए। वो असर डालने के लिए थोड़ी देर रुकता है। तो क्या तुम कह रहे हो कि चैनलू उनसे भी बदतर है? क्रिटिकल हिट। चैनलू तुरंत गुस्से से फट पड़ती है। जॉयंग, तुम घिनौने हो। मेरी बेइज्जती करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? स्लैप। एक और साफ थप्पड़ सीधे उसके चेहरे पर पड़ता है। इस पॉइंट तक तो बैकग्राउंड कैरेक्टर्स भी ट्रॉमेटाइज्ड दिखने लगे थे। चैनलू डिसबिलीफ में अपना गाल पकड़ लेती है। तुमने मुझे मारा? उसका चेहरा ऐसा हो जाता है जैसे उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका हो। तुमने सच में मुझे मारा? जोयांग उसे ठंडी नजरों से घूरता है। अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है। फिर वो उसके करीब आता है। अपनी औकात याद रखो, मैं जू फैमिली का एल्डेस्ट सन हूं। उसकी आवाज और तेज हो जाती है। और तुम खुद को आखिर समझती क्या हो? फिर वो लीन की तरफ देखता है। अपनी पागल औरत को कंट्रोल में रखो, इसे लोगों को काटने मत दो। आसपास खड़े स्टूडेंट्स हंसी रोकते रोकते लगभग घुटने लगते हैं। चनलू गुस्से से फट रही थी, लेकिन लियोन तुरंत उसे रोक लेता है। शांत हो जाओ, वो फुसफुसाता है। आज जॉयंग कुछ अजीब बिहेव कर रहा है। उधर जॉय पहले ही 10 कदम आगे की प्लानिंग कर चुका था। मैं चैन फैमिली को मिला हर फायदा वापस छीन लूंगा, वो शांति से सोचता है। वैसे भी वो सिर्फ मेरी फैमिली की वजह से यहां तक पहुंचे हैं। फिर वो हल्का सा स्मार्क करता है। मुझे अपने हाथ भी गंदे नहीं करने पड़ेंगे, मेरे लोग खुद उन्हें संभाल लेंगे। जैसे ही वो वहां से जाने लगता है, अचानक उसके दिमाग में एक और आइडिया आता है। क्या होगा अगर मैं लीन को लिन फांग से लड़वा दूं? एक एपिक टीयर मेन कैरेक्टर बनाम रेयर टीयर मेन कैरेक्टर। सिर्फ उस केओस की कल्पना करके ही वो मुस्कुरा उठता है। तभी सिस्टम स्पिरिट फिर से बाहर निकल आता है। होस्ट, आप कहां जा रहे हैं? छोटा स्पिरिट गुस्से से भरा हुआ था। वापस जाओ और उसे और पीटो, तुमने उसे ठीक से मारा भी नहीं। इस सिस्टम को सच में थेरेपी की जरूरत है। स्पिरिट लगातार चिल्लाता रहता है। तुमने आखिरकार एक मेन कैरेक्टर से लड़ाई की है, इसका फायदा उठाओ और ज्यादा लक पॉइंट्स फार्म करो। जोयांग थककर सांस छोड़ता है। किड, वो सिस्टम स्पिरिट से कहता है, मुझे एक बात बताओ, क्या मैं हर मेन कैरेक्टर से लड़ाई किए बिना इमॉर्टल एम्परर बन सकता हूं? स्पिरिट तुरंत सिर हिलाता है। बिल्कुल, लेकिन पहले तुम्हें मेन कैरेक्टर्स को क्रश करना होगा। जब तुम पुराने एम्परर्स से भी ज्यादा स्ट्रांग बन जाओगे, तब तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। जॉयंग अचानक मुस्कुरा देता है। तो फिर ऐसा करते हैं। स्पिरिट वहीं जम जाता है।
जोएंग आत्मविश्वास से आगे बोलता है, मैं पहले एम्पर बनूंगा, उसके बाद तुम्हारी मदद करूंगा लक चुराने में। उसकी लॉजिक एक साथ बेवकूफी भरी भी लगती है और जीनियस भी। इस तरह मेरे पास एम्पर लेवल पावर भी रहेगी और बाद में मैं लक पॉइंट्स भी कलेक्ट करूंगा। स्पिरिट पूरी तरह हार मानने वाला चेहरा बना लेता है। होस्ट, क्या आप पागल हैं? आखिरकार वो हार मान लेता है। ठीक है, जो करना है करो। अगर आपको मेन कैरेक्टर से लड़ना नहीं है तो मत लड़ो। जॉय गर्व से मुस्कुराता है। विक्ट्री। फिर वो मन ही मन सोचता है, यार मैं अब भी लोगों को मैनिपुलेट करने में बहुत खराब हूं। अगर लुआ यहां होता तो वो अब तक इस सिस्टम को गैसलाइट करके फ्री पावर निकलवा चुका होता। कुछ देर बाद जॉइंग देखता है कि आगे सड़क पर बहुत बड़ी भीड़ जमा हुई है। उधर क्या हुआ? जिज्ञासा में वो भीड़ के अंदर चला जाता है। बीच में एक बूढ़ा आदमी बेहोश पड़ा था। जैसे ही झोंग उसका चेहरा देखता है, उसकी आंखें फैल जाती हैं। रुको, ये तो फॉर्मर मेयर मो है। फिर उसका चेहरा गंभीर हो जाता है। यह सेटअप कुछ ज्यादा ही फेमिलियर लग रहा है। उसे अचानक याद आता है कि उसने मना में बिल्कुल यही सिनेरियो पढ़ा था। अगर यह सच में वही कहानी है, उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं। तो अब किसी भी सेकंड में एक वाइल्ड मेन कैरेक्टर प्रकट होना चाहिए। और ठीक उसी समय एक सब्जियां उठाए युवक भीड़ को धक्का देते हुए अंदर आता है। साइड हटो। डिंग। सिस्टम तुरंत रिएक्ट करता है। रेयर लेवल चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी डिटेक्टेड। नेम चूलिंग। सिस्टम स्पिरिट का तो दिमाग ही उड़ जाता है। होस्ट, यहां बहुत सारे लोग हैं, जल्दी से जाकर उसे सीक्रेटली पीटो। ब्रो, यह सिस्टम फुल टाइम हेटर है। जोयांग डिसबिलीफ में नए आए लड़के को घूरता है। इस दुनिया में हर जगह मेन कैरेक्टर्स ही क्यों भरे पड़े हैं? स्पिरिट कैजुअली जवाब देता है, इतने सारे इसलिए हैं क्योंकि ये फाइनल वर्ल्ड है। जोयांग तुरंत चलते चलते रुक जाता है। फाइनल वर्ल्ड? स्पिरिट तुरंत अपना टोन बदल देता है। भूल जाओ कि मैंने कुछ कहा। फिर वो नाटकीय तरीके से चूलिंग की तरफ इशारा करता है। अब जाओ और चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी को सप्रेस करो। उधर लिंक मेयर मो के पास घुटनों के बल बैठकर उसकी पल्स चेक करने लगता है। कुछ सेकंड बाद वो शांति से बोला, इनकी पल्स स्टेबल है। जोयांग उसके पास चलता हुआ आया और कैजुअली पूछता है, हे ब्रो, तुम सच में इसे संभाल सकते हो? अगर नहीं तो मैं एम्बुलेंस बुला देता हूं। जैसे ही लिंक ने जॉय यांग को देखा, वो तुरंत उसे पहचान गया। ये जॉय यांग है, मशहूर जू फैमिली का हेयर। हर कोई उस रिच किड की बातें करता था जो सालों से एक लड़की के पीछे पागल था। लेकिन लिंक तियान जल्दी ही उस बात को नजरअंदाज कर देता है। जरूरत नहीं, वो आत्मविश्वास से कहता है, मैं खुद इसे संभाल सकता हूं। जोयांग स्मर्क करता है और नाटकीय अंदाज में अपने बाल पीछे करता है। ओह, मैं मेयर मो के लिए एम्बुलेंस नहीं बुला रहा था। लिंकन पलकें झपकाता है, मैं तो तुम्हारे लिए बुला रहा था। पूरी भीड़ खामोश हो जाती है। जोयांग बेहोश पड़े बूढ़े आदमी की तरफ इशारा करता है, ये फॉर्मर मेयर मो है। अगर तुम इन्हें बचाने में फेल हो गए और इनकी मौत हो गई। वो मुस्कुराता है, तो मो फैमिली तुम्हें कुत्तों की तरह ढूंढेगी। फिर वो कैजुअली अपना फोन निकालता है। तो मैंने सोचा पहले से तुम्हारी सेफ्टी के लिए एम्बुलेंस तैयार कर दूं। यह सुनकर लिंग तियान के चेहरे पर गुस्सा आ जाता है। डैम, तुम मेरी सेफ्टी के लिए एम्बुलेंस बुला रहे हो? मैं चुलिंग तियान हूं, ड्रैगन किंग, और तुम्हें लगता है कि मैं एक बूढ़े आदमी को भी नहीं बचा सकता? क्या तुम मुझे नीचा दिखा रहे हो? लिंग तियान तुरंत अपनी हीलिंग पावर्स इस्तेमाल करता है। जैसे ही उसने ऐसा किया, बूढ़ा आदमी तुरंत खांसते हुए उठ बैठा। हालांकि उसे अब भी सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। जो यांग जल्दी से पूछता है, मिस्टर मो, आखिर आपके साथ हुआ क्या था? आप यहां बिना बॉडीगार्ड्स के अकेले क्यों घूम रहे थे? जैसे ही मिस्टर मो ने जोए यांग को देखा, वो तुरंत उसे पहचान गए। मैं बस टहलने निकला था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अचानक मेरी छाती में इतना दर्द शुरू हो जाएगा। बूढ़ा होना सच में आसान नहीं है। श्वार्प। ये कहते हुए वो धीरे धीरे खड़े होने की कोशिश करने लगे। जो यांग मुस्कुराकर जवाब देता है, मिस्टर मो, ऐसी बातें मत कहिए। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैजिक सिटी के लिए बहुत बड़ा नुकसान होता। आपको तो बस आराम से रिटायरमेंट एंजॉय करनी चाहिए, कुछ खूबसूरत महिलाओं से मिलना चाहिए और मजे करने चाहिए। यह सुनकर मिस्टर मो हंस पड़े। मैं तो पहले ही रिटायर्ड हूं, अब इस सिटी को मेरी वजह से क्या नुकसान होगा? फिर अचानक उन्हें कुछ याद आया। ओह सही, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता था। क्या तुम मैजिक सिटी यूनिवर्सिटी जा रहे हो? मुझे यकीन है तुम वहां भी लड़कियों के पीछे भागने वाले हो। अब तक तो तुम्हें कम से कम एक गर्लफ्रेंड मिल ही जानी चाहिए थी।
ये सुनकर जोए यांग मन ही मन सोचने लगा, ये चालाक बूढ़ा लोमड़ी तो मेरे मुंह पर ही मुझे वूमनाइजर बोल रहा है। जोए यांग जवाब देता है, मैंने लड़कियों के पीछे भागना छोड़ दिया है, अब मेरा एटीट्यूड बदल चुका है। लेकिन मिस्टर मो, मैं जो फैमिली का एल्डेस्ट सन हूं, क्या अपर क्लास के सारे लोग सच में उन शर्मनाक बातों के बारे में जानते हैं? मिस्टर मो मन ही मन सोचते हैं, मैं इसे कैसे समझाऊं? सिर्फ अपर क्लास ही नहीं, मिडिल क्लास के लोग भी जानते हैं कि कोई बेवकूफ एक ऐसी लड़की के पीछे पागल था जिसे उसकी जरा भी परवाह नहीं थी। फिर मिस्टर मो ने लिंगटियन की तरफ देखा और बोले, हे लिटिल ब्रदर, तुम्हारा नाम क्या है? लिंगटियन ने अपना परिचय दिया। उसका नाम सुनने के बाद मिस्टर मो ने सिर हिलाया। काफी अच्छा नाम है, ऐसा लगता है जैसे कोई आसमान छूने का इरादा रखता हो। रुको एक सेकंड, मुझे लगता है मैंने ये नाम पहले कहीं सुना है, बहुत फेमिलियर लग रहा है। ये सुनकर जोए यांग भी मन ही मन सोचने लगा, लिंगटियन, ये नाम मुझे भी फेमिलियर लग रहा है, मैंने इसे पहले कहां सुना है, बस याद नहीं आ रहा। फिर मिस्टर मो ने अपना फोन निकाला और मुस्कुराते हुए बोले, ये यंग मैन काफी डिसेंट लगता है और इसका दिल भी अच्छा है। लिंगटियन, मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दो, आगे कनेक्शंस के लिए अच्छा रहेगा। लिंगटियन ने भी अपना फोन निकाला और जवाब दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी देता हूं। यह कहते हुए लिंगटियन हल्का सा मुस्कुराया। जैसे ही जो यांग ने वो मुस्कान देखी, उसके मन में ख्याल आया, ये स्माइल, ये भी अजीब तरह से फेमिलियर लग रही है। मिस्टर मो ने भी वो नोटिस किया और मन ही मन सोचा, इसकी मुस्कान इतनी सस्पिशियसली फेमिलियर क्यों लग रही है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करने के बाद लिंगटियन ने अपना फोन वापस पॉकेट में रखा, अपनी सब्जियां उठाई और वहां से जाने लगा। जैसे ही वो गया, जो यांग को अचानक सब कुछ याद आ गया। वो मन ही मन सोचने लगा, अब याद आया, ये वही क्रोक्ड माउथ ड्रैगन किंग है, यान फैमिली का बेकार सन इन लॉ, वो लेजेंडरी ड्रैगन किंग जिसने यान फैमिली में शादी की थी। सीन फिर लिंगटियन की तरफ शिफ्ट होती है। वो अचानक दौड़ते दौड़ते रुक जाता है और शॉक में पड़ जाता है, क्योंकि जो यांग से मिलने के बाद उसका अपना सिस्टम भी एक्टिवेट हो चुका था। उसका सिस्टम लिनफोंग वाले सिस्टम जैसा ही था और उसने भी उसे जो यांग को प्रोटेक्ट करने का ऑर्डर दिया था। उस सिस्टम का सिर्फ एक ही पर्पस था, जो यांग को प्रोटेक्ट करना। अगर तुम अच्छा परफॉर्म करोगे तो तुम्हें रिवॉर्ड्स मिलेंगे। लिंगन को तो एक बिगिनर पैक भी मिल गया। कंग्रेचुलेशंस होस्ट, यू हैव ऑम्प्टेन्ड पीक ग्रैंड मास्टर पावर। जैसे ही ये हुआ, लिंगटियन के शरीर के चारों तरफ एक अजीब रोशनी फूट पड़ी और उसे तुरंत नई ताकत मिल गई। सिस्टम देखने के बाद लिंगटियन एक्साइटेड होकर बोला, तो ये सच में एक सिस्टम है, अब तो मैं अमीर बनने वाला हूं। फिर वो रुका और बोला, रुको एक सेकंड, मेरी वाइफ तो पहले से ही अमीर और खूबसूरत है, मतलब मैं तो पहले से ड्रीम लाइफ जी रहा हूं, सहारा हूं। सिस्टम की तरफ देखते हुए लिंगटियन ने पूछा, ये जो यांग को प्रोटेक्ट करने वाला मामला क्या है? यह आखिर कैसा सिस्टम है? क्या जो यांग और ये सिस्टम मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? सिस्टम ठंडे स्वर में जवाब देता है, सिस्टम कुछ एक्सप्लेन नहीं करेगा, बस ड्रैगन किंग के रूप में अपनी ड्यूटीज पूरी करो। फिर वो जोड़ता है, और वैसे भी ड्रैगन किंग होने का मतलब कानून तोड़ना होता है। यह सुनकर लिंगटियन बोला, शायद बात सही है। रुको एक सेकंड, मैंने तो कभी कानून नहीं तोड़ा, तो मुझे डरना क्यों चाहिए? फिर लिंगटियन भागते हुए चिल्लाने लगा, जो यांग को प्रोटेक्ट करूं? हाँ राइट, वो सब भूल जाओ, मैं तो घर जा रहा हूं अपनी खूबसूरत वाइफ के साथ डिनर करने। वैसे भी जो यांग पहले से ही काफी स्ट्रांग है, उसे प्रोटेक्शन की जरूरत ही क्यों पड़ेगी। उधर जो यांग वहीं खड़ा था कि तभी उसने पीछे से किसी को आवाज लगाते सुना, मास्टर जॉय यांग, आप यहां क्या कर रहे हैं? जब जॉय यांग मुड़ा तो उसने लिनफोंग को अपनी तरफ हाथ हिलाते हुए आते देखा। हेलो। जॉय यांग मुस्कुराया और बोला, ओह ब्रदर लिनफोंग। लिनफन ने जवाब दिया, बहुत बहुत धन्यवाद यंग मास्टर जो, अगर आप नहीं होते तो पता नहीं मेरी बहन क्या कर बैठती। जो यांग कैजुअली बोला, उसकी चिंता मत करो, जब मेरे यूजलेस पेरेंट्स दुनिया घूमकर वापस आ जाएंगे तब लियो ऑफिशियली उन्हें अपने गॉड पेरेंट्स बुला सकेगी। बेसिकली जो यांग चाहता था कि उसके पेरेंट्स लिन यू को अडॉप्ट कर लें। यह सुनकर लिनफंग शॉक में पड़ गया, आप सच में ऐसा करेंगे? जो यांग ने लिनफ का हाथ पकड़ते हुए कहा, आज मैंने उन सभी लोगों के पेरेंट्स को अपने घर बुलाया है जिन्होंने लिन यू को बुली किया था। लियो को वहां होना पड़ेगा और तुम्हें भी आना चाहिए, उसे साथ लेकर आना। ये लोग स्कूल में दूसरों को बुली करते हैं, हम इन्हें इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं हैं। यह सुनकर लिनफंग मन ही मन सोचने लगा, मैं हमेशा सोचता था कि रिच लोग एरोगेंट होते हैं, लेकिन मैं गलत था। यंग मास्टर जो यांग सिर्फ टैलेंटेड नहीं है, वो सच में अच्छा इंसान भी है। कोई हैरानी नहीं कि वो जो फैमिली का हेयर है। लिनफिंग ने सिर झुकाकर ईमानदारी से उसे धन्यवाद दिया। बहुत बहुत धन्यवाद लिन, मैं और मेरी बहन आपकी काइंडनेस कभी नहीं भूलेंगे। जो यांग ने उसका हाथ पकड़कर जवाब दिया,
अरे मुझे बस जो यांग कहो, ये मॉडर्न एरा है। मुझसे ऐसे मत बात करो जैसे तुम कोई सर्वेंट हो। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। लिनफोंग ने अपना माथा छुआ और मन ही मन सोचा, लेकिन मैंने कब कहा कि मैं सर्वेंट हूं? शायद जो यांग कुछ गलत समझ बैठा। जो यांग आगे बोला, लिनफंग, तुम भी मैजिक सिटी यूनिवर्सिटी से हो, है ना? तो तुम्हें वहां मेरी रेप्यूटेशन के बारे में पता ही होगा। चीजें मेरे लिए काफी खराब रही हैं। मैं पहले बहुत बड़ा वुमनाइजर था। भले ही मैं जो फैमिली का एल्डेस्ट सन हूं, लेकिन मैंने लड़कियों के लिए बहुत सारी बेवकूफियां की हैं। ये सुनकर लिनफंग मन ही मन सोचने लगा, लगता है चू ने सच में इस आदमी को रिजेक्ट कर दिया था। जो यांग आगे बोला, लेकिन आज मैंने चू से ब्रेकअप कर लिया। लिनफोंग तुरंत मन ही मन सोचने लगा, रुको, तुम दोनों कब रिलेशनशिप में थे? फिर जो यांग ने जोड़ दिया, और मैंने उसे थप्पड़ भी मारा। यह सुनते ही लिनफंग पूरी तरह शॉक में पड़ गया। तुमने उसे थप्पड़ मारा और फिर भी रिजेक्ट तुम नहीं हुए? इस प्लॉट का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। जो यांग आगे बोला, मैंने चुल्लू के साथ सब खत्म कर दिया है। लिनफंग, तुम रो क्यों रहे हो? आज मैं लिन्यू से मिला और उससे मिलने के बाद मुझे आखिर समझ आया कि मुझे सच में क्या चाहिए। ब्रोदर लिनफन, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूं। उसी समय जो यांग मन ही मन सोच रहा था, ओल्ड किंग जो इस दुनिया में रिबॉर्न हुआ है, मैं तुम्हारे साथ चिपक कर रहने वाला हूं ताकि मुझे फिर कभी किसी चीज की चिंता ना करनी पड़े। लिन्यू की बात सुनकर लिनफोंग बोला, हे जोयांग, क्या तुम यहां कुछ ज्यादा ही कंफर्टेबल नहीं हो रहे? तुम मुझसे जो चाहे कह सकते हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर दूंगा, लेकिन लिन यू को इसमें मत घसीटो। लिनफोंग मन ही मन सोचने लगा, मुझे पता था यह सच में मेरी लिटिल सिस्टर के पीछे पड़ा है, लेकिन लिनू की खातिर अगर जरूरत पड़ी तो मैं इससे लड़ जाऊंगा। फिर लिनफिंग ने दृढ़ आवाज में कहा, लिन्यू से दूर रहो। जुआंग तुरंत सिर हिलाने लगा, नोए, मेरा मतलब बिल्कुल वो नहीं था। लेकिन अंदर ही अंदर वो पैनिक कर रहा था। अरे बिग ब्रो, तुम्हें क्या हो गया? अब जब यू मेरे करीब आ रही है तो तुम ऐसे भागने की कोशिश क्यों कर रहे हो? फिर वो ऑकवर्डली मुस्कुराया, रिलैक्स करो और बस मेरे साथ रहो। अब से तुम्हें बेसिकली मेरी केयर करनी चाहिए। उधर लिनफांग कुछ बिल्कुल अलग सोच रहा था। तो तुम सच में मेरी लिटिल सिस्टर की लुक्स के पीछे हो? उसका चेहरा गंभीर हो गया। मैं उसे हर हाल में प्रोटेक्ट करूंगा। एक्चुअली छोड़ो, शायद आज मैं तुम्हें पीट ही दूं। अचानक लिनफोंग पूरी स्पीड से झोंग की तरफ दौड़ पड़ा। जॉ यांग, आज मैं तुमसे सीरियसली लड़ने वाला हूं। लेकिन जॉ यांग ने तुरंत दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। वो शांत हो जाओ, तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? लिनफोंग गुस्से से भरा हुआ था। मैं गुस्सा कैसे ना हूं? तुम साफ साफ मेरी लिटिल सिस्टर को टारगेट कर रहे हो, सिर्फ इसलिए कि तुमने उसकी जान बचाई। इसका मतलब यह नहीं कि तुम उसे जबरदस्ती तुम्हें पसंद करने पर मजबूर कर सकते हो। जोआंग उसे डिसबिलीफ में घूरता रह गया। ब्रो, तुम आखिर बोल क्या क्या रहे हो? तुमने मुझे पूरी तरह गलत समझ लिया। फिर उसने लिन्यू की तरफ इशारा किया। मेरा मतलब था कि वो फैमिली बनेगी, मेरी लिटिल सिस्टर की तरह, बस इतना ही। लिनफेंग वहीं फ्रीज हो गया। कुछ सेकंड बाद उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। ओह हां, तो तुम्हारा वो मतलब था? उसने राहत की लंबी सांस छोड़ी। तुम्हें यह पहले ही एक्सप्लेन कर देना चाहिए था। बेकार में डरा दिया। मुझे सच में लगा था कि तुम उसके पीछे पड़े हो। उस मिसअंडरस्टैंडिंग को पूरी तरह इग्नोर करते हुए जोंग ने अचानक टॉपिक बदल दिया। वैसे तुम लियोन नाम के उस लड़के को जानते हो? वही जो हमेशा चालू के आसपास घूमता रहता है। लिनफोंग ने हल्का सा सिर हिलाया। जोयांग की आंखें सिकुड़ गईं। उस लड़की ने उस पर मेरी फैमिली के बेहिसाब पैसे बर्बाद किए हैं। क्या तुम उसे मेरे लिए डील कर सकते हो? बस उसे पूरी तरह खत्म कर दो। लिनफोंग कुछ सेकंड चुप रहा। फिर उसके दिमाग में अतीत की यादें लौट आईं। उसने अपनी पिछली जिंदगी में अनगिनत लोगों की जान ली थी। किसी एक नॉर्मल आदमी से निपटना उसके लिए मुश्किल भी नहीं था। लेकिन इस सिचुएशन में कुछ अजीब लग रहा था। ज्यू फैमिली का इतना पावरफुल यंग मास्टर उससे मदद क्यों मांग रहा था? यह पूरा मामला उसे जर्नी टू द वेस्ट की याद दिला रहा था, जहां कोई कैजुअली सुनन वुकोंग को लोगों को कुचलने भेज देता है। लिनफोंग ने हाथ बांध लिए। तुम अमीर हो, पावरफुल हो, किसी एवरेज आदमी को हैंडल करना तुम्हारे लिए आसान होना चाहिए। फिर मुझसे क्यों कह रहे हो? जोयांग ने तुरंत एक राइटियस एक्सप्रेशन बना लिया। एक लॉ अबॉर्डिंग सिटीजन होने के नाते मैं रूल्स और जस्टिस में विश्वास करता हूं। मैं भला कुछ इलीगल कैसे कर सकता हूं? लिनफोंग उसे पूरी डिसबिलीफ से घूरता रहा। तुम लॉज और रूल्स की रिस्पेक्ट करते हो, लेकिन अभी लिटरली मुझसे किसी को मारने के लिए कहा। फिर उसने लंबी सांस छोड़ी। तुम्हें सच में बिल्कुल शर्म नहीं है? जोयांग तुरंत हाथ हिलाने लगा। रिलैक्स, मैं मजाक कर रहा था। मैं सच में तुम्हें उसे मर्डर करने के लिए नहीं कह रहा। बस थोड़ा प्रेशर डालो। अगर पॉसिबल हो तो उसे हमालिएट कर देना।
लेकिन अंदर ही अंदर जोयांग पहले से ही एक मास्टर प्लान बना रहा था, एक फॉर्मर एम्परर लेवल प्रोटैगोनिस्ट का इस्तेमाल करके दूसरे मेन कैरेक्टर को सप्रेस करने का। ये तो सच में जीनियस है। उसने तुरंत अपने सिस्टम स्पिरिट से पूछा, हे सिस्टम, क्या इसे इनडायरेक्ट सप्रेशन माना जाएगा? क्या मुझे फिर भी लक पॉइंट्स मिलेंगे? स्पिरिट पूरी तरह थका हुआ लग रहा था। ठीक है, तुम जीत गए, मैं इसे काउंट करूंगा। फिर उसने गहरी सांस छोड़ी। सच कहूं तो तुम्हारे आसपास रहकर मैं भी लेजी हो गया हूं। लिनफोंग अब भी सस्पिशियस लग रहा था। सच सच बताओ, तुम ये सब चलो की वजह से तो नहीं कर रहे, है ना? तुम मुझे रिवेंज के लिए इस्तेमाल तो नहीं कर रहे? जोए ने तुरंत आंखें घुमा दी। अगर मैं मूव ऑन नहीं हुआ होता तो फिर मैं उससे ब्रेकअप ही क्यों करता? फिर उसने कैजुअली जोड़ दिया, वैसे आज रात मेरे घर आना मत भूलना, तुम्हें एड्रेस पता है? और ये कहकर वो वहां से चला गया। पीछे लिनफन ऑकवर्डली अपना सिर खुजलाने लगा। तो तुमने सच में मान लिया कि तुम पहले बहुत बड़े सिंप थे? फिर उसने सांस छोड़ी। वॉटएवर, उसने मेरी बहन की मदद की, मैं उस पर एहसानमंद हूं। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। और सच कहूं तो लियान को क्रश करना मेरे लिए मुश्किल भी नहीं होना चाहिए। सीन फिर जॉय यांग की तरफ शिफ्ट होती है, जो अंकल यान को कॉल करता है। अंकल यान, मिडिल स्कूल गेट के पास आकर मुझे पिक कर लीजिए। जैसे ही अंकल यान ने फोन उठाया, उनकी आवाज बेहद इमोशनल लग रही थी। यंग मास्टर, क्या यह सच है? क्या आपने सच में चालू को थप्पड़ मारा और उससे रिश्ता खत्म कर दिया? ऐसा लग रहा था जैसे वो रोने वाले हों। जब आपके पेरेंट्स ये सुनेंगे तो शॉक हो जाएंगे। यंग मास्टर, आप आखिरकार बड़े हो गए। अब आप अपनी जिंदगी लड़कियों के पीछे बर्बाद नहीं कर रहे। फिर जॉय यांग को फोन पर सच में सिसकियों की आवाज जब सुनाई दी। अंकल यान, प्लीज रोना बंद कीजिए और बस आकर मुझे पिक कर लीजिए। फिर जॉय यांग ने कैजुअली एक और बॉम्ब गिरा दिया। ओह, अनगुड न्यूज, मुझे एक लिटिल सिस्टर मिल गई है। उसका नाम लिन यू है। वो और उसका ब्रदर आज रात घर आ रहे हैं। अंकल यान अचानक पूरी तरह चुप हो गए। नई सिस्टर? उनकी आवाज अचानक गंभीर हो गई। यंग मास्टर जैपा, क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? चलू से आखिरकार पीछा छुड़ाने के बाद भी अंकल यान ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि जोयांग ने इतनी जल्दी दूसरी लड़की ढूंढ ली है। जोयांग को तुरंत मिसअंडरस्टैंडिंग समझ आ गई। अंकल यान, क्या मैं आपको सच में इतना शेमलेस दिखता हूं? फिर उसने सांस छोड़ी। वो लिटरली सिर्फ मेरी लिटिल सिस्टर है। हर चीज को इतना ओवरथिंक करना बंद कीजिए। उस रात बाद में लिनफंग और ल्यू आखिरकार जू फैमिली मैंशन पहुंच गए। सिर्फ एंट्रेंस ही किसी मिलिट्री बेस से ज्यादा हेविली गार्डेड लग रहा था। सिक्योरिटी गार्ड सम्मान से झुक गए। आप यंग मास्टर जॉय के गेस्ट्स हैं, कृपया अंदर आइए। दोनों भाई बहन सावधानी से अंदर गए। आसपास की लग्जरी देखकर साफ तौर पर ओवरवेल्म्ड थे। उधर जॉय यांग एक जायंट सोफा पर कैजुअली बैठा गहरी सोच में डूबा हुआ था। डैम, नॉवेल्स सच में फेक होते हैं। उन कहानियों में मेन कैरेक्टर को छोड़कर बाकी सब ब्रेन डेड होते हैं, लेकिन असल जिंदगी में ये प्रोटोगोनिस्ट्स सच में फंक्शनिंग ब्रेन्स रखते हैं। फिर उसने सांस छोड़ी। मैं तो उम्मीद कर रहा था कि सारे मेन कैरेक्टर्स अपनी अपनी लेन में ही रहें। उसी समय लिनफोंग उसके पास आया और उसने नोटिस किया कि जोयांग अजीब तरह से डिसअपॉइंटेड लग रहा है। ये डिप्रेस्ड क्यों दिख रहा है? हमें तो इसने खुद इनवाइट किया था। उधर ल्यू को बुली करने वाले स्टूडेंट्स के सारे पेरेंट्स भी पहुंच चुके थे। हर किसी के चेहरे पर गुस्सा, शर्म और गिल्ट साफ दिखाई दे रहा था। एक पिता ने अपनी मुट्ठियां कस लीं। मेरे बेटे ने यह सब किया, घर पहुंचते ही मैं उसकी टांगें तोड़ दूंगा। लिनफन चुपचाप पास बैठा था, लेकिन जितनी ज्यादा बातें वो सुन रहा था, उसका चेहरा उतना ही ठंडा होता जा रहा था। अब जाकर उसे पूरी तरह एहसास हुआ कि उसकी लिटिल सिस्टर ने कितना कुछ सहा था। उसने ये सब झेला और मुझे कभी बताया तक नहीं। उसकी मुट्ठियां धीरे धीरे कसने लगीं। वो सिर्फ 16 साल की है। उसका किलिंग इंटेंट लगभग बाहर निकलने लगा। उन्होंने उसके साथ ऐसा कैसे किया? खासकर वो पर्पल हेयर्ड लड़की। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी लिटिल सिस्टर को चोट पहुंचाने की? यहां तक कि अंकल यान भी गुस्से में थे। उन बिगड़े हुए बच्चों ने सारी हदें पार कर दी। यंग मास्टर ने सबको यहां बुलाकर बिल्कुल सही किया। तभी अचानक बैंग। जोयांग ने अपना हाथ इतनी जोर से टेबल पर मारा कि वो तुरंत टूट गई। पूरा कमरा जम गया। यहां तक कि अंकल यान भी शॉक में पड़ गए। रुको, यंग मास्टर कब से मार्शल आर्टिस्ट बन गए? जोयांग धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था। मैं एक्सक्यूजेज सुन सुनकर थक चुका हूं। उसकी नजरें कमरे में बैठे हर पेरेंट पर घूमी। तुम लोग अपने बच्चों को कैसी एजुकेशन दे रहे हो? फिर उसकी आवाज और भी ठंडी हो गई। तुम्हारे बच्चे फेक हैं, मैनिपुलेटिव हैं
ग्रीडी हैं, रूड हैं, सेल्फिश हैं, शेमलेस हैं। एक भी पेरेंट्स सिर उठाने की हिम्मत नहीं कर पाया। जॉइंग बेरहमी से बोलता रहा, बच्चे अपने पेरेंट्स का रिफ्लेक्शन बनते हैं, इसका मतलब तुम लोग भी बिल्कुल वैसे ही हो। जब उन्होंने गलतियां की होंगी तब तुम लोगों ने शायद यही कहा होगा, वो अभी सिर्फ बच्चे हैं। फिर उसने एक एक की तरफ उंगली दिखाई। अगर अभी तुम उन्हें सही तरीके से नहीं सिखाओगे तो एक दिन वो बड़े होकर तुम्हें ही काटेंगे। पूरा कमरा खामोशी में डूब गया। ल्यू की आंखें नम हो गईं। ब्रोदर जॉय कितने अच्छे हैं। आज तक कभी किसी ने मेरे लिए इस तरह स्टैंड नहीं लिया। यहां तक कि लिन फांग भी गर्व से मुस्कुरा उठा। अच्छा हुआ मेरी मुलाकात जॉय यांग से हुई। अब से कोई भी लिन यू को दोबारा बली नहीं करेगा। उसी समय पर्पल हेयर्ड बली लड़की आखिर बोल उठी, यंग मास्टर जू, मैंने ऑलरेडी अपॉलॉजी मांग ली, जबकि मेरा मन भी नहीं था। अब आपको और क्या चाहिए? फिर उसने घमंड से हाथ बांध लिए। मैं प्रॉमिस करती हूं कि मैं अपनी कजन को आपसे दूर रखूंगी। फिर उसका टोन और भी हार्श हो गया। हमने ऑलरेडी सॉरी बोल दिया, वो काफी होना चाहिए। तो क्या हुआ अगर आप रिच हैं? सच कहूं तो अब मुझे समझ आने लगा है कि शालू हमेशा क्यों कहती थी कि आपकी पूरी फैमिली अनसिविलाइज्ड है। जैसे ही उसके मुंह से ये शब्द निकले, उसके पिता की तो जैसे आत्मा ही निकल गई। वो तुरंत आगे भागे और उसका मुंह ढक दिया। तुम क्या बोल रही हो? उनका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। क्या तुम पागल हो गई हो? फिर वो बार बार झुककर जॉइंग से माफी मांगने लगे। यंग मास्टर, चुप, कृपया उसे माफ कर दीजिए। लड़की को अब भी इस तरह जवाब देते देखकर जॉय खुद भी मन ही मन सोचने लगा, इस लड़की में सच में बहुत हिम्मत है। फिर उसने लिनफांग की तरफ देखा और तुरंत किसी नतीजे पर पहुंच गया। ये लड़की इतनी फायरलेस तब तक बिहेव नहीं कर सकती जब तक इसके ऊपर किसी तरह का मेन कैरेक्टर होना ना हो। उधर लिनफेंग बस डिसबिलीफ में खड़ा था। कमरे में बाकी कोई जोर से सांस लेने तक की हिम्मत नहीं कर रहा था, लेकिन ये एक लड़की प्रैक्टिकली खुद मुसीबत मांग रही थी। जोयांग ने ठंडी सांस छोड़ी। बस करो ये बकवास। आज के बाद एक बात साफ साफ याद रखना, ल्यू अब मेरी लिटिल सिस्टर है। जैसे ही मेरे पेरेंट्स वापस आएंगे, मैं पर्सनली एक सेरेमनी होस्ट करूंगा और उसे ऑफिशियली जू फैमिली की गॉड डॉटर बनाऊंगा। पूरा कमरा जम गया। और चूंकि तुम में से कोई भी अपने बच्चों को बेसिक मैनर्स सिखाने लायक नहीं लगता, जॉय आगे बोला, तो अब मैं खुद उन्हें सिखाऊंगा। फिर वो अंकल यांग की तरफ मुड़ा। आप जानते हैं क्या करना है? अंकल यांग ने तुरंत सिर झुका दिया। जी यंग मास्टर, मैं समझ गया। पेरेंट्स तुरंत पैनिक में आ गए, लेकिन उनके रिएक्ट करने से पहले ही अंकल यांग ने हाथ हिलाया और बॉडीगार्ड्स आगे दौड़ पड़े। इन्हें पकड़ लो। गार्ड्स इतनी एग्रेसिवली गेस्ट्स की तरफ झपटे कि खुद जॉय यांग भी कंफ्यूजन में पलकें झपका गया। रुको, जॉय यांग बोला, मैंने इन्हें बाहर एस्कॉर्ट करने को कहा था, किडनैप करने को नहीं। अंकल यांग ने आत्मविश्वास से मुस्कुराया। यंग मास्टर, मैं आपकी इंटेंशंस पूरी तरह समझ गया हूं। जॉय यांग तुरंत मन ही मन सोचने लगा, नहीं नहीं, आपको बिल्कुल समझ नहीं आया। बॉडीगार्ड्स डरे हुए पेरेंट्स को घसीटकर दूसरे कमरे में ले गए और उन्हें जबरदस्ती फर्श पर बैठा दिया। अंकल यांग ने हाथ पीछे बांध लिए, बिल्कुल किसी माफिया बॉस की तरह, और विनम्रता से मुस्कुराया। शाह, अगर मार थोड़ी पेनफुल लगे, वो शांत स्वर में बोला, तो इसे कर्म समझ लेना। फिर उसका चेहरा ठंडा हो गया। तुम्हारी फैमिलीज की हिम्मत कैसे हुई यंग मास्टर जू के लोगों का अपमान करने की? उसी समय लिनफोंग जॉइंग के पास आया। ब्रोदर धन्यवाद, आपने ल्यू के लिए पहले ही बहुत कुछ कर दिया। लेकिन जॉय यांग ने तुरंत उसे बीच में रोक दिया। वो सब भूल जाओ, बाद में तुम जो चाहो कर लेना, लेकिन अब मैं किसी भी हालत में लिन यू को तुम्हारे साथ इधर उधर घूमने नहीं दूंगा। फिर वो जोर से चिल्लाया, अंकल यांग। जैसे ही उसका नाम लिया गया, अंकल यांग प्रैक्टिकली टेलीपोर्ट होकर कमरे के उस पार पहुंच गए। यंग मास्टर, आपको खाना चाहिए? ड्रिंक्स? कुछ भी? यहां तक कि जॉय यांग भी उनकी स्पीड देखकर शॉक हो गया। गहरी सांस लेते हुए जॉयांग ने लिनक्स की तरफ इशारा किया। सब अरेंज कर दीजिए, अब से वो यहीं रहेगी और हर दिन आप पर्सनली उसे स्कूल लेकर जाएंगे। फिर उसने लिनफोंग की तरफ देखा और कैजुअली एग्जिट की तरफ इशारा कर दिया। और तुम, वहां वो डोर दिख रहा है? हां, अब तुम जा सकते हो। लिनफोंग का जबड़ा लगभग नीचे गिर गया। उसके दिमाग में लगातार अलार्म्स बजने लगे। ये आदमी आखिर प्लान क्या कर रहा है? कहीं इसके इरादे मेरी लिटिल सिस्टर को लेकर गलत तो नहीं? ब्रो, वो सिर्फ 16 साल की है। कोई पुलिस बुलाओ। लिनफंग तुरंत लिन यू की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन उसके दूसरा कदम लेने से पहले ही अंकल यांग ने उसका कॉलर पकड़ लिया और लिटरली उसे मैंशन के बाहर फेंक दिया। गेट के बाहर खड़े लिनफेंग ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां कस लीं। अगर तुम जू फैमिली के बटलर नहीं होते तो मैं सच में तुम्हें दिखा देता कि मैं क्या कर सकता हूं।
तभी उसके सामने मैसिव गेट धड़ाम से बंद हो गया। लिनफोंग भागकर गेट तक आया और डेस्परेटली उसे पीटने लगा। अंकल यांग प्लीज, अब मैं यंग मास्टर जॉय की काइंडनेस समझ गया हूं, मुझे वापस अंदर आने दीजिए। लेकिन मैंशन के अंदर अंकल यांग ने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। इसके बजाय वो धीरे से लिन यू को ऊपर ले गए। अपने ब्रदर की चिंता मत करो, मेड्स तुम्हें फ्रेश होने में मदद करेंगी, आज रात आराम से रेस्ट करो। उधर बाहर बेचारा लिनफन पूरी रात ठंड में अकेला खड़ा रहा, जबकि हवा में पत्ते नाटकीय तरीके से उड़ रहे थे, जैसे वो किसी सैड रोमांस मूवी का ट्रेजिक हीरो हो। लिन्यू, वो भावुक होकर बड़बड़ाया, तुम अपने बड़े भाई को ऐसे कैसे छोड़ सकती हो? अगली सुबह अंकल यांग ने पहले से ही बाहर एक लग्जरी कार तैयार करवा दी थी। यंग मास्टर जॉय यांग, लिन फेंग, मिस लिनो, कृपया अंदर बैठिए। पूरी रात बाहर ठंड में खड़े रहने की वजह से लिन फांग आधा मरा हुआ लग रहा था। उधर लियू ने कैजुअली कार की तरफ इशारा किया और कहा, असल में यह उनकी सबसे खराब कार है। लिनफांग यह सुनकर लगभग खून खांसने वाला था। रिच लोग सच में डरावने होते हैं। जैसे ही कार एकेडमी की तरफ बढ़ी, एक और लग्जरी व्हीकल जू मंशन के बाहर आकर रुकी। उधर मंशन के अंदर जॉय यांग अपने कमरे में बैठा वीडियो गेम्स खेल रहा था और बुरी तरह हार रहा था। ये क्या गार्बेज है? वो चिल्लाया, क्या कोई हैकिंग कर रहा है? मैं हर मैच में इंस्टेंटली क्यों मर रहा हूं? तभी एक मेड कमरे में आई। यंग मास्टर, यान फैमिली की मिस यान आपसे मिलने आई हैं। जोयांग एक पल के लिए रुका, फिर उसे अचानक याद आया, ओह सही, वो कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के लिए आई है। मेड के जाने के बाद जोयांग पीछे टिक गया और सोचने लगा, ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि इस शरीर का ओरिजिनल ओनर दुनिया का सबसे बड़ा सिम्प था। मैंने बेहिसाब पैसे खर्च किए चालू की मदद करने में, और बदले में मुझे क्या मिला? कुछ भी नहीं। यान फैमिली ने पैसा कमाया, चेन फैमिली ने पैसा कमाया, और मैं तो बस बीच में खड़ी एटीएम मशीन था। उसने मेड को वापस बुलाया, यान को थोड़ा वेट करने दो। तभी अचानक उसे एक और मेमोरी याद आई। यान और चुनटेन, रुको एक सेकंड, यही वो औरत है जिसके पीछे ड्रैगन किंग प्रोटोगोनिस्ट पागल है। बाहर वेटिंग एरिया में एक बेहद खूबसूरत महिला शांति से बैठी हुई थी, वही थी यान। जॉइंग ने जानबूझकर उसे इंतजार करवाया, फिर आखिरकार उसके सामने पहुंचा। मिस यान, उसने हल्की मुस्कान के साथ कैजुअली कहा, क्या रेयर गेस्ट हैं? यान शान ग्रेसफुली खड़ी हुई और उसने हाथ आगे बढ़ाया। काफी समय हो गया जू। लेकिन हाथ मिलाने के बजाय जोंग उसके पास से निकल गया और कैजुअली सोफा पर बैठ गया। अरे, इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, हम सालों से साथ काम कर रहे हैं, सीधे बिजनेस की बात करते हैं। यान ने धीरे से अपना हाथ वापस खींच लिया, थोड़ी कंफ्यूज्ड होकर। आज ये इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है? पहले तो ये चोलू के फ्रेंड्स के साथ भी बहुत अच्छा बिहेव करता था। उधर जॉय यांग अंदर ही अंदर पैनिक कर रहा था। ये औरत तो डेंजरसली खूबसूरत है, बिल्कुल टॉप टियर रिच गर्ल एनर्जी। फिर उसने खुद को रोक लिया। नोप, बस करो, मैं दोबारा सिंप नहीं बनने वाला। यान ने ग्रेसफुली अपने पैर क्रॉस किए। मेरे फादर आज बिजी हैं, इसलिए कोऑपरेशन डील मैं पर्सनली हैंडल कर रही हूं। जोयांग ने तुरंत हाथ उठा दिया, मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहा हूं। यान श्यांग की आंखें फैल गईं। एक्सक्यूज मी? यह वही आदमी था जो चालू के लिए पागल हुआ घूमता था और अब उससे जुड़े डील्स कैंसिल कर रहा था। जोया आराम से पीछे टिक गया। मिस यान, सच बोलूं तो मैं पहले पूरा का पूरा सिंप था। चलो के चक्कर में मैंने प्रैक्टिकली अपना दिमाग खो दिया था। यान उसे चुपचाप देखती रही। मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? पूरी सिटी पहले से ये जानती है। फिर भी उसने मन ही मन माना कि इतनी खुलकर एडमिट करना हिम्मत की बात थी। वो हल्का सा मुस्कुराई। आप मजाक कर रहे हैं, है ना? आप अभी यंग हैं, एक लड़की के पीछे इतना ऑब्सेस्ड होने की क्या जरूरत? जोयांग अचानक रुक गया। रुको, ये तो सच में समझदारी की बात कर रही है। लेकिन अगले ही पल उसके दिमाग में एक और डरावना ख्याल आया। अगर ये इनडायरेक्टली खुद की तरफ हिंट कर रही है, तो बाद में इसका ड्रैगन किंग हस्बैंड मुझे चाकू लेकर दौड़ाएगा। उसने तुरंत वो ख्याल दिमाग से निकाल दिया। एनीवे, जॉय ने नाटकीय अंदाज में कहा, मैं हाल ही में एक टेंपल गया था। बुद्ध ने मुझे एनलाइटनमेंट दिया। आखिरकार मुझे सच्चाई साफ दिखाई देने लगी। यानसन पहले से ही अनकन्विंस्ड लग रही थी। औरतें मेरी जिंदगी में सिर्फ ट्रबल लाती हैं। चलो, या जो भी उसका नाम है, अब वो मेरे समय के लायक नहीं है। अंदर ही अंदर यानसन ने तुरंत सोचा, इस आदमी के अंदर डेफिनेटली एलियंस घुस गए हैं। लेकिन बाहर से उसने पॉलिट स्माइल बनाए रखी। वेल, आखिरकार आपको समझ आ गया, इसके लिए कंग्रेचुलेशंस। एग्जैक्टली, जॉय गर्व से बोला। और कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, अब हमें इसे कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, हम बस इसे मॉडिफाई करेंगे। वो थोड़ा आगे झुका।
अब कोऑपरेशन चैन फैमिली को इन्वॉल्व किए बिना सीधे यान फैमिली और ज्यू फैमिली के बीच होगा। बाकी डिटेल्स लॉयर संभाल लेंगे। फिर वो आत्मविश्वास से मुस्कुराया। मेरे साथ रहोगी तो बहुत पैसा कमाओगी। यानशन ने सस्पिशियस नजरों से उसे देखा। मेरे साथ पर्सनली डायरेक्ट पार्टनरशिप? क्या ये अब मेरा पीछा करने की कोशिश कर रहा है? बेचारा, मैं पहले से मैरिड हूं, जॉय कैजुअली आगे बोला। और मैंने सुना है कि मैडम यान का बर्थडे भी आने वाला है। इस डील को मेरी तरफ से अर्ली बर्थडे गिफ्ट समझ लीजिए। फिर वो स्मर्क करने लगा। और जब उनका बर्थडे आएगा तब मैं पर्सनली उससे भी बड़ा प्रेजेंट लेकर आऊंगा। यह सुनने के बाद यान श्याओ मन ही मन सोचने लगी, ओह, तो ये सब बर्थडे पार्टी की वजह से था। मैंने बेकार में सब कुछ ज्यादा सोच लिया। मैं सच में बहुत नार्सिसिस्टिक होती जा रही हूं। जुआन ने एक सर्वेंट को बुलाकर कहा, कृपया हमारी गेस्ट को बाहर तक छोड़ाइए। जैसे ही यान का काउच से उठी, उसने कहा, जी मैं आपको बर्थडे पार्टी का इनविटेशन भेज दूंगी, उम्मीद है आप आएंगे। इतना कहकर वो कमरे से बाहर चली गई, जबकि एक मेड उसे बाहर तक एस्कॉर्ट करने लगी। पीछे से जू यांग ने उसे गुड बाय में हाथ हिलाया। फिर वो खुद अपने कमरे की तरफ चलते हुए बड़बड़ाने लगा, ऑलराइट, सब काम हो गया, अब सोने का समय। जब इंसान बस आराम करता है, आरी से कहता से पदमिन तरता है, तब लाइफ सच में अमेजिंग लगती है। उसी समय जुयांग का सिस्टम स्पिरिट अंदर ही अंदर कंप्लेन कर रहा था, मेरा होस्ट पूरी तरह होपलेस है, इसे जरा सी सनशाइन दो। और ये तुरंत चमकने लगता है। ये पूरी तरह भूल चुका है कि इसे विलन सिस्टम का होस्ट होना चाहिए। सीन फिर चान फैमिली मैंशन पर शिफ्ट होती है। कई बॉडीगार्ड्स आसपास खड़े थे, जबकि एक आदमी कमरे के बीच में कूच पर बैठा था। उसके सामने चालू खड़ी थी। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे और उसके गाल पर साफ हाथ का निशान था। रोते हुए उसने कहा, जुयांग ने मुझे मारा और हमारी डील भी कैंसिल कर दी। लेकिन फिर भी उसे मुझे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। असली विक्टिम तो मैं हूं। यह सुनकर चानू के फादर गुस्से से चिल्ला उठे, तुम फिर रो रही हो? तुम्हें बस यही आता है? तुम आखिर सोच क्या रही थी? क्या तुम्हें सच में लगा कि तुम शू यांग से पंगा ले सकती हो? चलू ने जवाब दिया, डैड, आप उससे इतना डरते क्यों हैं? हमारी चान फैमिली भी रिच है, फिर आप मुझ पर ही गुस्सा क्यों हो रहे हैं? उसके फादर ने लंबी सांस छोड़ी। जो होना था वो हो चुका, अब बेकार में आर्ग्यू करने का कोई फायदा नहीं। ज्यू फैमिली अगर हमसे रिश्ता तोड़ भी दे, तब भी हमारी फैमिली इतनी आसानी से कोलैप्स नहीं होगी। तभी मेन गेट से अंकल यांग अंदर आए और उनके पीछे कई लोग खड़े थे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अंकल यांग ने शांत स्वर में कहा। चालू के फादर तुरंत गुस्से में खड़े हो गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे हमारे घर में घुसने की? अंकल यांग ने जवाब दिया, मैं यंग मास्टर शोर यांग का बटर हूं। मैं कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल करने की पेनल्टी फी देने आया हूं। यह सुनकर चलू के फादर स्टंट रह गए। उनके मन में ख्याल आया, क्या शांग ने सच में सारे कॉन्ट्रैक्ट्स टर्मिनेट कर दिए? अंकल शुयांग ने डॉक्यूमेंट्स का एक बड़ा स्टैक निकाला और कहा, यहां कुल 38 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जिनकी कंबाइंड वर्थ 100 बिलियन यूएन है। एग्रीमेंट के मुताबिक हर कॉन्ट्रैक्ट की कैंसिलेशन पेनल्टी सिर्फ 1 युआन है। फिर उसने कुछ पैसे आगे बढ़ाए और कहा, ये लीजिए 40 युआन, बाकी एक्स्ट्रा चेंज रख लीजिए। अंदर ही अंदर अंकल यांग गर्व से हंस रहा था। यंग मास्टर का प्लान सच में जीनियस है। चान फैमिली को 1 युआन पेनल्टी देना सबसे बड़ी ह्यूमिलेशन है। चालू के फादर गुस्से से फट पड़े, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चान फैमिली का इस तरह अपमान करने की? अंकल यांग ने विनम्र मुस्कान के साथ जवाब दिया, फैमिली हेड, आपको गलत फहमी हुई है। कॉन्ट्रैक्ट्स के हिसाब से टोटल पेनल्टी सिर्फ 38 युआन बनती है। हमने तो आपको ऊपर से 2 एक्स्ट्रा युआन भी दिए हैं, तो इसमें हम आपका अपमान कैसे कर रहे हैं? फिर उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। या फिर क्या आप जू फैमिली का अपमान करना चाहते हैं? यह सुनकर चलू के फादर ने ह्यूमिलिएशन में अपनी मुट्ठियां कस लीं। यह बर्दाश्त से बाहर है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह ऑफिशियल था। यह आदमी अपने काम में बहुत ज्यादा माहिर है। अंकल यांग हल्का सा हंसा और अपने आदमियों से बोला, ठीक है, चलो चलते हैं। पूरा ग्रुप मुड़कर जाने लगा। तभी एक बॉडीगार्ड जल्दी से चलो के फादर के पास आया और धीरे से फुसफुसाया, मास्टर, हम इन्हें ऐसे जाने नहीं दे सकते। वो कॉन्ट्रैक्ट्स हमारी फैमिली की ज्यादातर टोटल वर्थ हैं। अगर फैमिली को बचाना है तो चालू की शादी जुयांग से करने की बात कीजिए और उससे माफी मांग लीजिए। चालू ने सब सुन लिया और तुरंत चिल्लाई, तुम कैसी बकवास कर रहे हो? अगर शू यांग के पास जाकर भीख मांगनी है तो खुद जाओ। उधर चालू के फादर अंदर ही अंदर डेस्परेटली सोच रहे थे, वो 100 बिलियन तय करेगा कि हमारी फैमिली बचेगी या खत्म हो जाएगी। हम किसी भी हालत में ये कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म नहीं होने दे सकते। वो तुरंत बाहर भागे ताकि बटलर को रोक सकें। लेकिन जैसे ही वो मैंशन से बाहर निकले, उन्होंने देखा कि अंकल यांग पहले से ही बाहर रिपोर्टर्स की भीड़ के सामने खड़ा था। अंकल यांग ने ऊंची आवाज में घोषणा की, सब लोग ध्यान से सुनिए, मैं ऑफिशियली अनाउंस करता हूं कि ज्यू फैमिली अब चान फैमिली के साथ सारे बिजनेस टाइज काट रही है। इस पल से हमारी फैमिलीज के बीच कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। रिपोर्टर्स ने तुरंत सवालों की बौछार कर दी। बटलर यांग,
ज्यू फैमिली अचानक चान फैमिली से सारे टाइज क्यों काट रही है? अंकल यांग ने शांति से जवाब दिया, एक सच्ची पार्टनरशिप दोनों तरफ से चलती है। अगर एक साइड अब सूटेबल नहीं रही तो ज्यू फैमिली उस रिलेशनशिप को जबरदस्ती कंटिन्यू नहीं करेगी। इतना कहकर वो अपनी कार में बैठे और वहां से चले गए। चालू के फादर वहीं गुस्से से कांपते हुए खड़े रह गए। उसी समय एक रहस्यमय आदमी पेड़ के पीछे छुपकर ये पूरा सीन देख रहा था। उसने अपना फोन निकाला और सारी इंफॉर्मेशन किसी और को भेज दी। सीन फिर एक ब्लैक सूट पहने आदमी पर शिफ्ट होती है जो फोन पर बात कर रहा था। ज्यू फैमिली ने पब्लिकली चान फैमिली से सारे टाइज तोड़ दिए हैं, उसने रिपोर्ट किया। उन्होंने सबके सामने उनकी ह्यूमिलेशन भी की। इस कंट्री में जल्द ही बड़े चेंजेस होने वाले हैं। उधर जू यांग आराम से अपने बेड पर लेटा फोन स्क्रॉल कर रहा था। हर हेडलाइन उसकी फैमिली के बारे में बात कर रही थी। न्यूज देखकर वो कंप्लेन करने लगा, इन लोगों को सीरियसली बेटर टाइटल्स की जरूरत है। ऐसी लैम हेडलाइंस लिखता कौन है? हर चीज में शॉकिंग वर्ड जोड़ देते हैं। मेरी सिम्प रेपुटेशन आखिर कब गायब होगी? तभी उसके सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आया, होस्ट हैज सप्रेस्ड लियोन, रिवॉर्ड 300 लक पॉइंट्स, होस्ट हैज डिफीटेड लियोन, रिवॉर्ड 1000 लक पॉइंट्स। जो यांग कंफ्यूजन में नोटिफिकेशंस को घूरने लगा, लेकिन मैंने लियोन के साथ किया ही कब? क्या मेरे पास सीक्रेटली कोई क्लोन वगैरह है? उसी समय सिस्टम स्पिरिट प्रकट हुआ और हेल्पलेस होकर सोचने लगा, ये होस्ट अविश्वसनीय रूप से डम्ब है। इसने लिटरली लिनफोंग से लियोन को हैंडल करने को कहा था और अब सोच रहा है कि इसने कोई क्लोन टेक्निक सीख ली है। इतना बड़बड़ाकर स्पिरिट फिर गायब हो गया। जू यांग अब भी कंफ्यूज लग रहा था। हाँ यार, मैंने तो लायन को बहुत समय से देखा भी नहीं। सिस्टम स्पिरिट फिर प्रकट हुआ और झल्लाकर बोला, होस्ट प्लीज एक बार अपना ब्रेन इस्तेमाल करो। आपने ही लिनफुंग से लियोन को हैंडल करने को कहा था और अब आप भूल भी गए। जुयांग को अचानक याद आया और वो बोला, ओह सही, मेरे पास पहले दिमाग हुआ करता था, लेकिन जब से मुझे यह सिस्टम मिला है मैं धीरे धीरे पागल होता जा रहा हूं। तो बेसिकली ये सब तुम्हारी गलती है। यह सुनकर सिस्टम स्पिरिट का दिमाग लगभग फट गया। मैं सच में चाहता हूं कि मैं होस्ट बदल सकूं। अगर मैं इंसान होता तो खुद तुम्हें पीट देता। सीन फिर शिफ्ट हुई। लिन फन बेरहमी से लियोन को पीट रहा था और चिल्ला रहा था, मानता है या नहीं? हार मान रहा है या मुझे और जोर से मारना पड़ेगा? लीन पूरी तरह डरा हुआ लग रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीख गूंज रही थी, आखिर अभी हो क्या रहा है? यह आदमी मुझे इतनी बेरहमी से क्यों पीट रहा है? यह कहता है अगर मैंने एडमिट नहीं किया तो मार डालेगा, लेकिन जब मैं एडमिट कर लेता हूं तब यह हंसता है और फिर से पीटने लगता है। आखिर इसे कौन सा जवाब चाहिए? फिर कहानी फ्लैशबैक में गई और दिखाया कि लड़ाई शुरू कैसे हुई थी। दोनों कैंपस हॉल के अंदर थे जब लिनफन अचानक लियोन से टकरा गया। लियान तुरंत गुस्से में बोला, क्या तुम अंधे हो? लिनफेंग मुस्कुराया और जवाब दिया, डूड, मैं गलती से तुमसे टकरा गया और तुमने तुरंत गाली देना शुरू कर दिया। मैं तो लिटरली माफी मांगने वाला था, लेकिन अब जब तुमने पहले ही गाली दे दी है तो इसका मतलब तुम अच्छे इंसान नहीं हो। कोई असली जेंटलमैन ऐसे रिएक्ट नहीं करता। फिर उसने अपनी उंगलियां चटकाई और आगे बोला, और चूंकि तुम जेंटलमैन की तरह बिहेव नहीं कर रहे तो चलो इसे फिस्ट से सेटल करते हैं। यह सुनकर लीन मन ही मन सोचने लगा, मैं पहले ही फर्स्ट स्टेज के पीक पर हूं। ठीक है, मैं कल जू यांग से हार गया था, लेकिन वो अलग बात थी, और अब रैंडम लोग भी मुझे नीचा दिखा रहे हैं। स्क्रू दिस, मैं इस आदमी को सबक सिखाऊंगा। उसने लिनफन की तरफ देखा और कहा, ठीक है चलो बाहर चलते हैं। सीन वापस प्रेजेंट में लौट आई, जहां लिनफेंग अब भी लगातार लियोन को पीट रहा था। पंच मारते हुए लिनफेंग एक्साइटेड होकर सोच रहा था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस आदमी को पीटने पर सिस्टम मुझे रिवॉर्ड देगा। मैं सीधे मास्टर रैंक से फाउंडेशन स्टेज तक पहुंच गया। यह फीलिंग कमाल की है। जो यांग सच में औसम है। लीन चिल्लाया, मुझे छोड़ दो, अब लड़ाई बंद करो, मैं हार गया, ठीक है, मैं गिव अप करता हूं। आखिरकार लिनफेंग खड़ा हुआ और उसे छोड़ दिया। फिर उसने ठंडी आवाज में कहा, यह याद रखना किड, अब से आंखें खोलकर चलना, तुम हर मिलने वाले इंसान से पंगा नहीं ले सकते। लेकिन यह सुनकर लीन और भी ज्यादा गुस्से में आ गया। उसने लिनफेंग को घूरते हुए कहा, तू आखिर है कौन? अगर हिम्मत है तो अपना नाम बता। लिनफेंग स्मार्ट करते हुए बोला, मेरा नाम लिनफेंग है और मैं इकोनॉमिक्स क्लास से हूं। अब तुम्हें मेरा नाम भी पता है और क्लास भी। अब जो करना है कर लो। उसने अपनी गर्दन चटकाई और आगे कहा, मैं हमेशा रेडी हूं। इतना कहकर लिनफोंग वहां से चला गया। लियोन वहीं बैठा गुस्से से कांप रहा था। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और अपने एक अंकल को कॉल किया। अंकल शान, कॉलेज में किसी ने मुझे पीट दिया, आपको मेरी मदद करनी होगी। कॉल के दूसरी तरफ से गुस्से भरी आवाज आई, तुमने क्या कहा? किसकी हिम्मत हुई तुम्हें हाथ लगाने की? लगता है उसे अपनी जान की कोई कीमत नहीं है। लीन ने जवाब दिया, वो भी हमारे कॉलेज का ही है, बस कोई गरीब लड़का है, नाम है लिनफन। उसके अंकल ने तुरंत कहा, ठीक है वहीं रुको।
मैं उसे संभालता हूं। थोड़ी देर बाद कई पुलिस ऑफिसर्स ने लिनफोंग को घेर लिया। एक ऑफिसर ने पूछा, तुम्हारा नाम लिनफेंग है, सही? लिनफेंग ने सिर हिलाया। हां, मैं ही हूं। क्या हुआ? ऑफिसर ने अपना बैज दिखाया और कहा, मैं लॉ एनफोर्समेंट से चीफ वोंग हूं। डिप्टी डायरेक्टर शान ने तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट फाइल की है। रिपोर्ट के मुताबिक तुमने अपनी एनर्जी पावर्स इस्तेमाल करके किसी को घायल किया है। इन्वेस्टिगेशन के लिए तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। यह सुनकर लिनफोंग स्टंडेड रह गया। उसके दिमाग में तुरंत ख्याल आया, मैंने अपनी पावर्स इस्तेमाल करके किसी को हर्ट किया? मैंने तो उसे सिर्फ फिस्ट से पीटा था। लीन ने सच में मेरे खिलाफ फेक केस कर दिया? लिनफंग ने जल्दी से अपना फोन निकाला और ऑफिसर्स से कहा, एक सेकंड रुकिए, मुझे एक कॉल करने दीजिए। पुलिसमैन ने अंदर ही अंदर सांस छोड़ी। इस लड़के की किस्मत सच में खराब है। ये किसी से भी लड़ सकता था, लेकिन इसे डिप्टी डायरेक्टर शान से पंगा लेना था। अब इसका काम तमाम है। फिर उसने जोर से कहा, ठीक है, जल्दी कॉल कर लो, हमारा टाइम वेस्ट मत करो। लिनफोंग ने तुरंत शू यांग को कॉल किया। जू यांग, मुझे अरेस्ट किया जा रहा है। लियोन ने मेरे ऊपर फेक केस डाल दिया है। वो कह रहा है कि मैंने उस पर वेपन से हमला किया। जल्दी कुछ करो, मुझे बेल पर बाहर निकालो। इतना कहकर उसने कॉल काट दी और ऑफिसर्स की तरफ देखा। ठीक है, चलो। जब वो उसे लेकर जा रहे थे, लिनफन मन ही मन कड़वाहट से सोच रहा था, मुझे तो इमॉर्टल एम्परर बनना था। मैं इस दुनिया पर राज करने वाला था। लेकिन अर्थ पर आए अभी सिर्फ दूसरा दिन है और मैं पहले ही जेल जा रहा हूं। यह तो बेहद शर्मनाक है। सीन फिर जू यांग की तरफ शिफ्ट हुई। सब कुछ सुनने के बाद वो जोर से हंस पड़ा। तो ये लोग सच में एक फॉर्मर एम्परर को जेल भेज रहे हैं? ये प्लॉट ट्विस्ट तो पागलपन है। नॉवेल्स में तो कॉब्स ऐसी चीजों से दूर रहते हैं। फिर लिनफांग के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? वो खड़ा हुआ और अपना कोट पहन लिया। मुझे उसकी मदद करनी होगी। आखिर लिनफेंग ने मुझे ऑलरेडी 1800 लक पॉइंट्स कमा कर दिए हैं, और सबसे जरूरी बात, वो मेरा टॉप गाई है। ऊपर से मुझे इविल स्पिरिट मून रिवॉर्ड भी मिल चुका है। फॉर्मर एम्परर को सेफ रहना चाहिए। सीन पुलिस स्टेशन पर शिफ्ट है। जुयांग आराम से चेयर पर बैठा था, जबकि एक ऑफिसर उसे टी का कप दे रहा था। यंग मास्टर जुयांग, कृपया अपनी टी एंजॉय कीजिए। पीछे खड़ा लिनफंग ये सब देख रहा था। जुयांग ने कप उठाया और कैजुअली बोला, कम ऑन कैप्टन वोंग, इतना फॉर्मल मत बनिए। मैं तो बस किसी को बेल पर छुड़ाने आया हूं। कैप्टन वोंग जिस तरह जुयांग के साथ बिहेव कर रहा था, उसे देखकर लिनफोंग शॉक में पड़ गया। तो ये होती है पैसों की ताकत। वो मन ही मन सोचने लगा, थोड़ी देर पहले यही आदमी इतना सीरियस बिहेव कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने जुयांग को देखा, अचानक फ्रेंडली बन गया। जुयांग ने टी कप नीचे रखा और कहा, कानूनी तौर पर देखा जाए तो ये म्यूचुअल फाइट थी, कोई वन साइडेड असॉल्ट नहीं। मैं कॉम्पेंसेशन देने और मामला यहीं सेटल करने को तैयार हूं। कैप्टन वोंग ने तुरंत सिर हिला दिया। यंग मास्टर जू बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं लियोन से बात करूंगा। जू यांग खड़ा हुआ और फिर से हंसने लगा। मैं अभी तक बिलीव नहीं कर पा रहा कि तुम्हें अरेस्ट कर लिया गया। इतनी हंसी आ रही है कि कहीं मैं बेहोश ही ना हो जाऊं। अंदर ही अंदर वो सोच रहा था, इन लोगों ने सच में एक एम्परर को लॉकअप कर दिया। ये तो कमाल का मजाक है। उधर लिनफेंग अंदर ही अंदर गुस्से से जल रहा था। ये इतना हंस क्यों हो रहा है? इसमें इतना फनी क्या है? अगर मैंने इसके लिए लियोन को हैंडल नहीं किया होता तो मुझे अरेस्ट ही नहीं होना पड़ता। इस पूरी चीज का मास्टरमाइंड तो लिटरली यही है। थोड़ी देर बाद लियोन को भी स्टेशन में लाया गया। जुआंग ने उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए और कहा, इन पर साइन करो और फिंगरप्रिंट्स लगा दो। इस मामले को और मत खींचो। लीन ने पेपर्स तो साइन कर दिए, लेकिन अंदर ही अंदर वो गुस्से से जल रहा था। बस इंतजार करो जुयांग, मैं ये बात यहीं खत्म नहीं होने दूंगा। एक दिन मैं तुम्हें हर चीज की कीमत चुकवाऊंगा। साइन करने के बाद लियोन ने गुस्से में पेपर्स एक तरफ फेंके और वहां से चला गया। फिर जुयांग कैप्टन वोंग की तरफ मुड़ा। आपने कहा था कि डिप्टी डायरेक्टर कैनियन ने पर्सनली अरेस्ट का ऑर्डर दिया था, सही? कैप्टन वोंग ने सिर हिलाया। हां, डायरेक्टर एक्सन ने हमें उसे तुरंत अरेस्ट करने का आदेश दिया था। शुयांग ने तुरंत अंकल यांग को कॉल किया। अंकल यांग, मेरे लिए डिप्टी डायरेक्टर यान जोंग की इन्वेस्टिगेशन कीजिए, और अगर उसके बारे में कुछ भी सस्पिशियस या डर्टी मिले तो तुरंत रिपोर्ट कीजिए। जितनी ज्यादा डिटेल्स निकाल सकते हैं उतना बेहतर। फोन के दूसरी तरफ से अंकल यांग आत्मविश्वास से बोले, समझ गया यंग मास्टर, मैं सब संभाल लूंगा। कॉल खत्म करने के बाद शुयांग मुस्कुराकर डायरेक्टर वोंग से बोला, डायरेक्टर वोंग, ये आपका लेवल अप होने का मौका है। यह सुनकर डायरेक्टर वोंग एक्साइटेड हो गया। धन्यवाद यंग मास्टर जू। सीन फिर शिफ्ट हुई। लिनफोंग को बेल पर छुड़ाने के बाद दोनों साथ में सड़क पर चल रहे थे। जू यांग ने कैजुअली उसे वार्निंग दी, अगली बार थोड़ा स्मार्टर बनना। अगली बार ऐसा कुछ करने से पहले मास्क पहन लिया करो ताकि कोई तुम्हें पहचान ना सके। बस उन्हें पीटो और भाग जाओ, किसी को कभी पता नहीं चलेगा कि वो तुम थे। लिनफोंग अचानक मुड़ा और दूर कुछ नोटिस किया। उसके दिमाग में ख्याल आया,
कोई शू यांग पर नजर रख रहा है? दिलचस्प। अब समझ आया कि सिस्टम मुझे इसे प्रोटेक्ट करने के लिए क्यों कहता है। इस आदमी को खुद भी अंदाजा नहीं कि इसने कितने एनिमीज बना लिए हैं। दूर खड़ा लिंग तियान भी चुपके से सब देख रहा था। उसने भौहें सिकोड़ते हुए बड़बड़ाया, मुझे आखिर इस आदमी को प्रोटेक्ट क्यों करना चाहिए? क्या मेरे जैसा ड्रैगन किंग सच में इसके जैसे इंसान को प्रोटेक्ट करेगा? इस सिस्टम का पॉइंट ही क्या है? फिर उसने हाथ झटक दिया। फॉरगेट इट, मैं जा रहा हूं। वैसा अच्छा हूं, मैं तो घर जाकर अपनी खूबसूरत वाइफ के लिए लंच बनाना ज्यादा पसंद करूंगा। सीन फिर जुयांग की तरफ शिफ्ट हुई। अचानक उसे एक फोन कॉल आया। कॉल चेक करने के बाद वो बोला, सॉरी, कुछ काम आ गया है, मैं अब जा रहा हूं। लिनफोंग, तुम खुद स्कूल वापस चले जाना। लिनफोंग थोड़ा सरप्राइज दिखा, लेकिन जू यांग बिना ज्यादा एक्सप्लेन किए जल्दी से वहां से निकल गया। थोड़ी देर बाद जू यांग की कार एक बड़ी बिल्डिंग के सामने जाकर रुकी। बाहर निकलते हुए उसने बिल्डिंग की तरफ देखा और मन ही मन सोचा, हमारी फैमिली ने यह बिल्डिंग इन्हें लीज पर दी हुई है। सच कहूं तो इन्हें तो एहसान मानकर हमें रेंट देना चाहिए। जू यांग अंदर चला गया। वहां उसने लॉबी में यान को खड़ा देखा और उसके पीछे एक आदमी फूलों का बुके पकड़े खड़ा था। वो यान शी से कह रहा था, शी प्लीज मेरी बात सुनो, ये फ्लावर्स इंपोर्टेड हैं, मैंने इन्हें ओवरसीज से मंगवाया है, ये बहुत एक्सपेंसिव हैं, इसलिए प्लीज इन्हें एक्सेप्ट कर लो। यान शान मुड़ी और ठंडे स्वर में बोली, फंजिंगमिन, हम इतने क्लोज नहीं हैं, इसलिए मुझे शी मत बुलाओ। अभी मेरी मीटिंग है, इसलिए मेरा पीछा करना बंद करो। दूर खड़ा जो यांग ये सब देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था, इस बेखबर रिच किड को देखो, ड्रैगन किंग की वाइफ के पीछे घूम रहा है। उन्होंने देखा कि वो आदमी यान शेन का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती आगे खींचने की कोशिश कर रहा था। फिर वो बोला, शेने, कैसी मीटिंग की बात कर रही हो? बस मेरा नाम बता देना, वो तुरंत कैंसिल कर देंगे। उनमें इतनी हिम्मत नहीं कि मेरी बेइज्जती करें। तभी जो यांग बीच में आ गया और बोला, तू आखिर है कौन जिसके लिए लोग तुझे रिस्पेक्ट करें? तू कुछ भी नहीं है। जो यांग मन ही मन सोचने लगा, मैंने नहीं सोचा था कि मैं सच में इस मामले में इंटरफियर करूंगा। वो रिच लड़का गुस्से में मुड़ा और चिल्लाया, किसकी इतनी हिम्मत हुई मुझे इंसल्ट करने की? बिलीव करो या नहीं, मैं तुम्हें नदी में फेंकवा सकता हूं। लेकिन जैसे ही उसने जोए यांग को देखा, वो शॉक में जम गया। जोए यांग मुस्कुराते हुए उसके पास आया और बोला, क्या कह रहा था? मुझे नदी में फेंकवाएगा? जरा दोबारा बोल। जोए यांग को पहचानते ही वो आदमी तुरंत पैनिक में आ गया। घबराकर वो बोला, यंग मास्टर जोए यांग, माफ कीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया। प्लीज मेरी बातों को सीरियसली मत लीजिए। आपके स्टेटस का इंसान मेरे लेवल तक क्यों उतरेगा? जैसे ही उसने ये कहा, जोए यांग ने उसे लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। जोए यांग ने अपना कोट ठीक किया और ठंडी आवाज में बोला, चुपचाप दफा हो जा। अंदर ही अंदर जोए यांग सोच रहा था, ड्रैगन किंग, मैंने तेरी वाइफ को तेरे लिए प्रोटेक्ट कर दिया। जब मैं पूरी तरह चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी को सप्रेस कर दूंगा, तब शायद तू भी लिनफंग की तरह मेरी मदद करेगा। वो आदमी घुटनों पर गिर गया और बोला, यंग मास्टर जो, मैं अभी चला जाता हूं। इतना कहकर वो जल्दी से वहां से भाग गया। सीन फिर मीटिंग रूम में शिफ्ट हुई। यान शांग और जो यांग साथ बैठे थे। यान शांग उसकी तरफ देखकर बोली, यंग मास्टर जो, आपका बहुत धन्यवाद। जो यांग ने जवाब दिया, मुझे यंग मास्टर बुलाने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे बस जो यांग कह सकती हो। ऐसे मत बिहेव करो जैसे हम अजनबी हों। अब कॉन्ट्रैक्ट दिखाओ। यान शियान ने अपना पर्स खोला, कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स निकाले और उसकी तरफ बढ़ा दिए। जो यांग ठीक से बैठ गया और ध्यान से डॉक्यूमेंट्स चेक करने लगा। रिव्यू करने के बाद उसने सीधे पेपर्स पर साइन कर दिए। ये देखकर यानी बोली, आपने डॉक्यूमेंट्स ठीक से पढ़े भी नहीं? क्या आप सच में सब कुछ चेक किए बिना साइन करने वाले हैं? जो यांग ने जवाब दिया, अब से हम प्रैक्टिकली फैमिली हैं, इसलिए इतनी सावधानी की जरूरत नहीं है। यह सुनकर यान शांग थोड़ा शॉक में पड़ गई और मन ही मन सोचने लगी, रुको एक सेकंड, इसका मतलब क्या था? क्या यह मुझे पसंद करता है? लेकिन मैं तो पहले से मैरिड हूं। अगर ऐसा है तो शायद मुझे लिंग यान के साथ भागना पड़ेगा। जो यांग अपनी चेयर से खड़ा हो गया। यान शान ने एक इनविटेशन कार्ड निकाला और उसे देते हुए बोली, मेरी ग्रैंडमदर का बर्थडे 2 दिन बाद है, आपको जरूर आना होगा। जो यांग ने इनविटेशन लिया, उसे देखा और बोला, हाँ मैं डेफिनेटली आऊंगा। फिर वो मन ही मन सोचने लगा, बर्थडे पार्टी हो? उम्मीद है ये पार्टी इंटरेस्टिंग होगी। ड्रैगन किंग भी शायद वहां होगा। सच कहूं तो मैं इसके लिए काफी एक्साइटेड हूं।